हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। सो फाइनली लेट अस कंक्लूड दिस एनवायरमेंटल मॉड्यूल। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न बीइंग आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, राइट। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, हमने देखा यूवी रेज 3 टाइप की होती है, ए, बी एंड सी। अब इन ए, बी, सी में से कौन से टाइप की रेज है जो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है बाय ओजोन? दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? एंड क्वेश्चन नंबर 3, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन वन ऑफ द फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि सर ने जो भी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व कवर करवाए हैं यूट्यूब की वीडियोस पे, उसको देख लेना। तो आई होप आपने देख ली होंगी, राइट। हम लोग क्या करने वाले हैं, पीवाईक्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंशन है, ठीक है, आप खुद देखना अभी ना 2-3 बार रिपीट हो रही होंगी चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उनको कवर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं पहले। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसाम। वहाँ पे कौन से एनिमल्स फेमस है? किस एनिमल के लिए फेमस है वो? राइनोसोरस। देन गिर कहाँ पर है? गुजरात में है, लाइन के लिए। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है फॉर टाइगर। पेरियार कहाँ पर है? केरला में है फॉर एलिफेंट एंड टाइगर्स, ठीक है। बंदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटका में। काजीरंगा अगेन वन हॉर्न राइनोसोरस सेंचुरी है। सो बंदीपुर क्या है? टाइगर सेंचुरी है, ठीक है। सुंदरबन क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है एंड टाइगर रिजर्व है। उसके बाद सिंपलीपाल कहाँ पर है? इट इज़ इन ओडिशा। किसके लिए फेमस है? एलिफेंट सेंचुरी के लिए, राइट। अब बायोस्फीयर रिजर्व, हमें पता है बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक एरिया को डिक्लेयर कर दिया होता है। ये एक एरिया है, इसमें 3 जोन होते हैं बेसिकली। एक होता है कोर एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है। फिर उसके बाहर होता है बफर जोन, जहाँ पे कंपैरेटिवली कम प्रोटेक्शन होता है। फिर उसके बाहर होता है ट्रांजिशन जोन, एंड उसके बाहर आता है नॉर्मल शहर, जहाँ पे आप उनमें रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि ये एक नेशनल पार्क है और आप यहाँ रह रहे हो। यहाँ पे हमेशा बीच में एक ट्रांजिशन जोन होगा, उसके बाद एक बफर जोन होगा, फिर फाइनली कोर एरिया होता है, ठीक है। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो आई होप आपको याद होगा। दैट इज रेमंड एफ डैसमन ने। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी किसने टर्म दिया? दैट इज डब्ल्यू.जी. रोजन, ठीक है। तो हमारा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था इट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। ये बुक थी, उसमें यूटिलाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, देयर आर 3 जोन्स। पहला है ये कोर एरिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। यहाँ पे टूरिज्म और हंटिंग और रहना वाला अलाउड नहीं होता, ठीक है, अंटिल अनलेस बहुत डिफरेंट एंड एक्सट्रीम केसेस हो। उसके बाद आता है एक बफर जोन। बफर जोन में कंपैरेटिवली कोर एरिया के कंपैरिजन में कम प्रोटेक्शन होता है, बट ट्रांजिशन के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा टूरिज्म अलाउड है, ह्यूमन सेटलमेंट एंड एजुकेशन वगैरह सब कुछ अलाउड होता है, ठीक। उसके अलावा फिर आता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन मतलब बाहर के जो शहर है, गाँव है, उनसे और जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उनके बीच में कोई एक लाइन तो होगी नहीं, एक ट्रांजिशन जोन होगा, राइट। इस ट्रांजिशन एरिया में क्या होता है? टूरिज्म, रिसर्च, ह्यूमन सेटलमेंट, एजुकेशन, ये सब चीज़ें अलाउड होती हैं, ठीक है। कहाँ अलाउड नहीं है ये सब चीज़ें? दैट इज इन कोर। कोर में केवल रिसर्च वगैरह अलाउड है। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स 12 बायोस्फीयर रिजर्व। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई वुड सजेस्ट इसका एक मैप बना लो। मैप अगर नहीं भी बनाना हो, उतना आला सारा है आपको, तो गूगल कर लेना सिंपली, मैप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें क्या है, वैसे तो हमारे जो 18 मैप है बायोस्फीयर रिजर्व, 12 जिसमें है वो MAB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है, उसके तहत हमने 12 डिक्लेयर कर रखे हैं, राइट। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक दे रखी थी, वहीं से रिवाइज कर लेना। अब एक काम करते हैं, वो वाले देखते हैं जो नहीं है। तो अगर आपने केवल 6 याद कर लिया ना, तो बाकी तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, है ना। तो कौन कौन से नहीं है? मानस नहीं है, दिहांग दिबांग नहीं है, कच्छ नहीं है, कोल्ड डेजर्ट नहीं है, दिब्रू साइकोवा नहीं है, एंड सेशलम हिल्स नहीं है। ये याद रखना, ये 6 याद कर लेना। 18 - 6 क्या बचा अपने आप? 12। तो वो अपने आप किसका पार्ट हो जाएंगे? सारे के सारे MAB का, ठीक है। UPSC या UPPCS कैसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट पार्ट ऑफ MAB या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ MAB, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क बना लो, ठीक है। PYQ के बेसिस पर अगर हम देखें तो कौन कौन से हो गए हमारे? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में हो गया, पन्ना हमारा MP में हो गया, राइट। फिर बायोस्फीयर रिजर्व आर द मेजर सेंटर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, रेस एंड जेनेटिक रिसोर्सेज। तो हम किसी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, मतलब हमें वहाँ के एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना है, राइट। अब कोल्ड डेजर्ट का है हमारा? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। तो ये लिस्ट आप देख लेना, ये पूरी लिस्ट है, हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। लेट्स मूव अहेड। अब देखो अगेन थोड़े इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, PYQ में है, मैच द कॉलम में आता है, तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। तो नौकरेक कहाँ पर है? हमारा मेघालय में। मानस आसाम में है। दिहांग दिबांग है अरुणाचल में। अगस्त मलाई कहाँ पर है? केरला। ये ज़्यादा मलाई वाले ना कब सब साउथ में ही होता है, ठीक है। सिंपलीपाल उड़ीसा में है। कंचनजंगा का है? सिक्किम में है। कोल्ड डेजर्ट का है हमारा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अगेन मैच द कॉलम में आ जाएंगे तो स्टार मार्क कर लो। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको पेपर से एक हफ्ते पहले रिवाइज करके जानी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो। आगे बढ़ते हैं। नाउ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज रन ऑफ कच्छ। सबसे बड़ा कौन सा है? रन ऑफ कच्छ है। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट पे आता है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड ओवर पार्ट ऑफ गारो हिल्स। गारो हिल्स पर आपको ये मिलेगा। और जो अगस्त मलाई है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? वेस्टर्न घाट में मिलेगा। सिंपल।
दिहांग दिबांग इज स्प्रेड ओवर सियांग एंड वेस्टर्न सियांग एंड दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश। तो दिहांग दिबांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, सियांग वेस्टर्न वैली में, ठीक है। नंदा देवी हम ऑलरेडी देख चुके हैं उत्तराखंड में। अब ये देखो ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये PYQ में आ चुके हैं बहुत बार, वापस आ जाएंगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन बुंदाला बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि श्रीलंका का पार्ट है, इंडिया का पार्ट नहीं है, तो इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुछ इंपॉर्टेंट। अगेन देखो ज़्यादातर क्या होता है ना, देखो कोई नेशनल पार्क है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है कभी कभी ना, बायोस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही हम चेंज करके नेशनल पार्क बना लेते हैं, तो इस तरह से नाम काफ़ी हद तक सेम रहेंगे। अब कोई नेशनल पार्क है उसको हमने टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया, तो इस तरह से नाम थोड़े बहुत मोरलेस सेम रहते हैं, राइट। तो आप क्या करो, नेशनल पार्क अच्छे से याद कर लो, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बच्चे जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो याद कर लो, जो बच्चे हुए, और जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे टाइगर रिजर्व है उनको याद कर लो, सिंपल, ठीक है। तो अगेन एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। तो सिम्पलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नौकरेक कहाँ है? मेघालय। अब तो इतना बोल दिया, दिहांग दिबांग अरुणाचल की, अब तो याद ही हो गया होगा, राइट। मैप बना लो, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। फिर अगेन अगस्त मलाई हमारी केरला तमिलनाडु, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, सरिस्का राजस्थान, गर्म पानी आसाम। अच्छा ये मतलब डोंट कन्फ्यूज दीज विद बायोस्फीयर रिजर्व, दे आर नॉट बायोस्फीयर रिजर्व। देखो यहाँ पे मैं आपको लग रहा होगा कि तीनों के तीनों क्या बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में आ रहे हैं, दे आर सेंचुरीज, दे आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या है यहाँ पे? सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में, वेरी इंपॉर्टेंट। गर्म पानी आसाम में, ठीक है। पखाल तेलंगाना में, महुआ दंड झारखंड में, दचिंगम जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी ट्रिक से याद हो गया होगा दचिंगम। काना तो मैं पता ही है मध्य प्रदेश में, पेरियार अभी जस्ट देखा था केरला में, केलादेव ये हमने कल देखा था राजस्थान में, सिंपल। आई नो लग रहा होगा कि बहुत ओवर इन्फॉर्मेशन हो रही है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ लेगा आपकी जगह, और आप इस साल नहीं पढ़ोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अच्छा होगा कि आप अभी इसी साल पढ़ लो, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है, मुझे पता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ट्रस्ट मी, अगर आपने 2-4 दिन भी इसको रोज़ मैप को बस देख लेना अपनी आंखों के सामने से, अपने आप याद हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? गोवा में, ठीक है। कांगर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। UPPCS में आप खुद PYQ देखना, ठीक है। एज इट इज़ मतलब वो चेंज तक नहीं करते, वो रिपीट कर देते हैं, तो इसीलिए हम सारे तो याद नहीं कर सकते ना, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम उसको ज़रूर याद करेंगे। ओरांग हमें पता ही है, ये भी हमने ट्रिक से किया था, ठीक है। क्या है? आसाम में। देन जिनको ट्रिक्स नहीं पता है तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस देख लेना जो सर ने अपलोड करी हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। ओरांग सेंचुरी कहाँ पर है? हमारी आसाम में है, ठीक है। फिर उषा कोठी उड़ीसा में। शुक्ला पंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? नेपाल में, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वन हॉर्न राइनो भी हमने जस्ट देखा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। नाउ कैन यू सी काजीरंगा नेशनल पार्क कितनी बार आ रहा है, गिर कितनी बार आ रहा है, एक अगेन, तो इसका मतलब क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार हर एग्जाम में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इंपॉर्टेंट, सिंपल, राइट। अब कहाँ कहाँ पे टाइगर्स फेमस हैं? गिर, रणथंबोर एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। गिर हमारा गुजरात हो गया, रणथंबोर राजस्थान हो गया, कॉर्बेट हमारा उत्तराखंड हो गया, सिंपल। तो ये स्टेट्स मुझे लगता है आपको अगर याद नहीं है तो प्लीज़ मेंशन इट, इसको यहीं कहीं मेंशन कर लो, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में कुछ रिवर्स हैं, कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। नाउ कान्हा अभी हमने जस्ट देखा मध्य प्रदेश में, रणथंबोर राजस्थान में, एंड बांधवगढ़ कहाँ पे हमारा? मध्य प्रदेश में। दे आर पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो नाउ व्हाट वाज प्रोजेक्ट टाइगर? हमें पता है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही थी। क्यों कम हो रही थी? हिस्टोरिकली अगर देखें तो राजा महाराज भी टाइगर्स को मारते थे, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने भी टाइगर को मारा, उसके बाद क्या हुआ? डेवलपमेंट आया तो हमने उनका हैबिटाट खराब कर दिया। किस तरह से? हमने डिफॉरेस्टेशन करा, हमने डियर्स को बहुत मारना शुरू कर दिया, जो फूड चेन उनकी पूरी की पूरी खराब हो गई, उनका जो हैबिटाट था वो खराब हो गया, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होने लग गई, और कुछ जो बच्चे टाइगर थे उनको बीमारियां होने लग गई। इसलिए हमने क्या लॉन्च किया? प्रोजेक्ट टाइगर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस, मतलब एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट सक्सेस इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से काफ़ी सारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी टाइगर्स की, जो बहुत ही नीचे गिर चुकी थी, राइट। तो हमने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर से टाइगर को प्रोटेक्ट किया। तो उस प्रोजेक्ट के तहत हमने काफ़ी सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए। टाइगर रिजर्व्स मतलब ये वो एरिया होंगे जहाँ पे हमने दी मोस्ट हाईएस्ट प्रोटेक्शन देंगे टाइगर्स को, स्पेशली टाइगर्स के प्रोटेक्शन के लिए। ना केवल हम टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी एनिमल्स हैं। अभी अगर आपको टाइगर को प्रोटेक्ट करना है तो आपको डियर को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। डियर को बचाओगे तो डियर तो खाना है ना टाइगर का, तो टाइगर अगर डियर को खाएगा तो आपको डियर को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्ट किया, सो दैट पूरा का पूरा एरिया, हर वहाँ पे सब कुछ इकोसिस्टम का पार्ट सब कुछ प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। देन का मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में, हमने ऑलरेडी देखा, यहाँ पे राइनोज मिलते हैं। अब देखो, ओके, so it is included in the list of natural world heritage site by UNESCO. On 21 June 2011 it was removed from the list of world heritage site and danger, ठीक है। तो जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो इट वॉज पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। यूनेस्को ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक तो नॉर्मल कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताता है, ठीक है। दूसरा निकालता है नेचुरल। नेचुरल मतलब जो जिसका बहुत डिस्टिंक्ट, आप ये बोल सकते हो इकोसिस्टम हो, या उसका बहुत डिस्टिंक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या हुआ था कि मानस को हमने डिक्लेयर किया था, बट उसको फिर हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसमें ना यूनेस्को ने एक अलग लिस्ट निकाल रखी है जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर, मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज हो किसी भी रीजन की वजह से डेंजर में है, तो हमने इसको इसमें डाल दिया था, ठीक है। अब एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, यूनेस्को ना
जहाँ पे कहीं पे वॉर चल रहा हो, जैसे इसराइल में वॉर चल रहा है, ठीक है, पैलेस्तीन में वॉर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड एरिया होंगे डेफिनेटली। रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ था तो वहाँ भी प्रोटेक्टेड एरिया थे, बट वो डेंजर में आ गए ना, पीपल वर फोकसिंग ऑन वॉर, दे वर नॉट फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग इट, तो उन सबको किस लिस्ट में डाल दिया, वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर के लिस्ट में, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, चंदौली में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मतलब चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो सिंस नाउ इट इज पार्ट ऑफ यूपी, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जैसा मन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर, उदयपुर राजस्थान। नाहरगढ़ जयपुर में है, राजस्थान। पेरियार कहाँ पर है, केरला में। अशोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उत्तराखंड में। केदारनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नंदा देवी हमने देखा उत्तराखंड में, ठीक है। बिनसर एक एरिया है जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक। फिर कुनो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट, कुनो क्यों इंपॉर्टेंट है आप खुद बताओ। एक चलो यहाँ पे तो लिख रखा है एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हुआ है। एक और रीजन की वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 साल से न्यूज़ में है, बताना किस चीज़ के लिए न्यूज़ में, ठीक है। अब द थिंग इज़, मुझे पता है आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं, अगेन बार बार इसको रीड करोगे ना अपने आप याद हो जाएगी। मैं इसको एक चीज़ बताती हूँ। सी मान के चलो आपने ना ये पढ़ा, से फॉर एग्जाम्पल जिसको पेरियार का एग्जाम्पल लेता है, आपने देखा पेरियार केरला में है, ठीक है, आपने रीड कर लिया, आपने ट्रिक देख ली। भगवान ना करे आपको ना याद नहीं आया कि कहाँ पे है, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। और यूपीएससी ने आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यूपीएससी ने आपको दिया कि जम्मू एंड कश्मीर में, या फिर राजस्थान में, या फिर एमपी में, या फिर केरला में। तो यू मस्ट बी लाइक यार थोड़ा ना साउथ में था ऐसे ना, ये तीनों ऑप्शन तो नहीं लग रहे, तो आप इन तीनों ऑप्शन को कट के केरला तक तो पहुँच जाओगे। मान लो अगर यूपीएससी ने और भी ऐसे फंसाया कि एमपी दे दिया है ना, नागालैंड दे दिया, उसके बाद दे दिया तमिलनाडु एंड केरला, तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, है कि नहीं। तो आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट योर ब्रेन। ये बस रीड करोगे ना दिमाग में बैठने लग जाएंगी चीज़ें अपने आप। अब नाहरगढ़ है, ये गढ़ कहाँ है, ज़्यादातर गढ़ वगैरह कहाँ पर है, ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडिया के इस पार्ट में देखने को मिलते हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र साइड में। तो एटलीस्ट यही थोड़ा तुक्का उक्का लगा के सही कर लोगे, राइट। इसीलिए आई एम टेलिंग यू, इसको अच्छे से पढ़ो। अब देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, गुजरात में है। मवंदर वोल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, झारखंड में, अभी जस्ट देखा हमने। नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, हमारी केरला में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बर्ड सेंचुरी एंड बटरफ्लाई कंजर्वेशन की बात करें। अब तक तो हमने एनिमल्स को देखा था, अब हम बर्ड सेंचुरीज एंड बटरफ्लाई कंजर्वेशन की भी बात करेंगे। तो ग्रेट हॉर्नबिल क्या है, कहाँ मिलती है, वेस्टर्न घाट में मिलती है। देखो हॉर्नबिल जो नाम है ना, ये हॉर्नबिल से समझ जाना कि बर्ड है ये, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ मिलती है, हमें वेस्टर्न घाट्स में मिलती है। और कौन कौन से देशों में मिलती है, भूटान, नेपाल, चाइना, इंडोनेशिया। क्या हो रहा है ना कि हॉर्नबिल जहाँ पे रहती है ना, वहाँ पे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को हार्म कर रहे हैं, इसलिए उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ग्रेट हॉर्नबिल, इट इज वर्नरेबल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरीज हैं, ये सबके सब यूपी की हैं, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो UPPCS में डायरेक्टली आपको दे सकता है ना कि ये बर्ड सेंचुरी बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ना, या फिर क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे बर्ड सेंचुरी का नाम देंगे कौन से स्टेट में। यहीं से अगर कोई भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दीज ऑल आर इन यूपी, ठीक है। तो नवाबगंज नवाब से लगी रहे ना, हमने कल भी देखा था। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ है, उन्नाव में, ठीक है। ओखाला या ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे आता है, नोएडा के पास है, ठीक है। फिर समासपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली। पार्वती आगरा भी हमने देखा था, राइट। ये सब हमने वेटलैंड्स में देखा था, इफ यू कैन रिकॉल। तो पार्वती आगरा बताइए रहेगी, आगरा के अंदर है, ठीक है। फिर उधवा बर्ड सेंचुरी कहाँ है, साहिबगंज। आगे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्टार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क। इट वॉज स्टैब्लिश इन बनेरघट्टा नेशनल पार्क इन 2006। कहाँ पर है बनेरघट्टा, इट इज़ इन कर्नाटका। तो आपसे डायरेक्टली क्या पूछेंगे, बनेरघट्टा इन कर्नाटका, ठीक है। सी ये सब चीज़ें ना मेंशन है घटना चक्र में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, आई एम टेलिंग यू, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लू मॉर्मोन इज पापिलियो पॉलिस्टर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना, जो ब्लू मॉर्मोन है ना, ठीक है, ये स्टेट बटरफ्लाई है, कहाँ की, महाराष्ट्र की। तो क्या होता है, देखो स्टेट्स जो होती है ना, वो अपने बर्ड्स को, एनिमल्स को, ठीक है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, नेशनल वो स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट प्लांट, इस तरह से ना चीज़ों को डिक्लेयर कर देता है, सो दैट उनको प्रोटेक्शन मिले, रिकग्निशन मिले। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, अब सबसे पहले गवर्नमेंट बनी थी महाराष्ट्र, जिन्होंने अब अपनी स्टेट बटरफ्लाई को लॉन्च किया था, ठीक है, मतलब स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करी थी, सॉरी। फिर लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी है हमारी, गोल्डन बर्ड विंग। अब गोल्डन बर्ड विंग सुन के ये मत सोचना कि बर्ड विंग है तो पक्का बर्ड होगी, नहीं, कोई बर्ड के नाम में बर्ड नहीं लगाते हम। तो बर्ड विंग का मतलब क्या है, इट इज़ अ बटरफ्लाई, लार्जेस्ट बटरफ्लाई, ठीक है। नाउ ओनली 4 स्टेट्स इन इंडिया विच हैव डिक्लेयर द स्टेट बर्ड्स, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। नाउ योर होमवर्क इज बताना लेटेस्ट किसने करी है अभी, ठीक है, अभी लेटेस्ट किसने, कौन सी स्टेट ने डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं अपने बर्ड्स को। मतलब वैसे
मतलब बता देना, ठीक है, सर्च करके इसको बता देना। नाउ प्रोजेक्ट टाइगर, अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ प्रोजेक्ट टाइगर में क्या था, हमारा एम था कि हम टाइगर्स की प्रोटेक्ट करें, ठीक है, उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करें और उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाएं। बहुत ही कम बचे थे टाइगर्स, 1100 समथिंग बचे थे। इट वॉज लाइक अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं करा ना तो सब मर जाएंगे। क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, टाइगर का ना की बेचारी की कहानी बहुत बुरी है। क्या है कि टाइगर को, वैसे तो मैंने आपको बताया इनको मारने के लिए ऐसा समझते थे कि बहुत प्रेस्टीज है, जिसने टाइगर को मारा है वो बहुत स्ट्रॉग है। ये नहीं समझ रहे कि टाइगर को आप मार तो गन से रहे हो, या तो सामने आओ तो टाइगर आपको जीने नहीं देगा एक सांस भी। बट पीपल यूज टू लिव इन दिस डायलेमा कि हमने टाइगर को मारा है तो हम सबसे सुपीरियर है, तो टाइगर्स की पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो गई। फिर इंडिया से ना टाइगर को की स्मगलिंग होती है, टाइगर के बेबीज, टाइगर के मांस की, मतलब जो मांस होता है ना उसकी स्मगलिंग होती है टू चाइना। चाइना के लोग इतने अजीब हैं, टाइगर का सूप पीते हैं, वो टाइगर का सूप होता है वो पीते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंडिया से लोग प्रोटेक्शन कोई था नहीं, कोई टाइगर रिजर्व था नहीं, तो लोग जंगलों में जाके मारते थे टाइगर को और उसका मीट एक्सपोर्ट करते थे। तो बेचारों की बहुत ही बुरी हालत थी। फिर हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा जब लॉन्च हुआ तो हमने टाइगर रिजर्व बनाने शुरू करे। जो पॉपुलेशन थी हमारी वो अभी जो लेटेस्ट बता रखी है उसमें 2967 है, बट एज पर 2022 3170 टाइगर की पॉपुलेशन हो गई है, विच वॉज अराउंड 1100। वो अब इतनी ज़्यादा हो गई है, तो दैट इज़ ग्रेट। मतलब ऑलमोस्ट हमें कम से कम मतलब अराउंड 2.5 से 3 गुना हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है, तो दैट इज़ ग्रेट। मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से इंडिया ने अगर स्टेप्स लिए तो हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। अब आता है इंटरनेशनल डे फॉर टाइगर, कब बनता है हमारा, जुलाई 29। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जुलाई 29 अभी भी हमारे एग्जाम के से पहले वाली करंट अफेयर की डेट में ही है ना, और टाइगर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ही, राइट। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब बनाते हैं, ठीक। फिर ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, अच्छे से याद रखना। एम स्ट्राइप्स करके ना एक प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। तो एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। मतलब बेसिकली एक मॉनिटरिंग सिस्टम था जिसमें हम टाइगर्स का ना ध्यान रखते थे कि टाइगर को हमने बचा के रखें, किस तरह से हम उस पर रिसर्च करें, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखें, वी मेक श्योर कि कहीं इनको हार्म तो नहीं हो रहा है, इनकी पोचिंग तो नहीं हो रही है, एंड सो ऑन, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी 51 टाइगर रिजर्व है, आपको सारे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने पीवाईक्यू के थीम्स है ना और जो करंट अफेयर में होंगे केवल उनको करेंगे। तो ये लिस्ट मेरे हिसाब से आप जस्ट रीड इट आउट, बस इसको रीड कर लेना, राइट। मैं जिस पे स्टार मार्क बनवाऊँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेना, ठीक है। राजी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड का सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क भी था जो अब टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना, ओवरलैपिंग होती है। मध्य प्रदेश में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड नंबर पे कर्नाटका में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, हमने देखा आसाम में। ओरांग भी कहाँ पर है, आसाम में। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि एटलीस्ट ये जो चीज़ें हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीट हो रही है पीवाईक्यू में। एंड काजीरंगा भी वी हैव सीन इतनी बार आ चुका है, राइट। आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा कामलांग नेशनल पार्क, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सब जिसको ट्रिक्स याद है उनको तो ये सब कुछ याद होगा, और जिसको नहीं है याद प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि अगेन सर के जाके वीडियो देखो, राइट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 51st टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में था, दैट इज श्रीवल्ली पुथूर मेघामल्ली टाइगर रिजर्व, राइट। अभी तो 51st था, ये जब आया होगा पीवाईक्यूज में उस टाइम का है। हमने क्या किया, जो भी हमारे करंट में आए हैं ना 52nd, 3rd, 4th, 5th, अभी 55 है करंटली, उन सबको लिख लिया क्रोनोलॉजी वाइज, ठीक है। तो 51st हमारा हो गया तमिलनाडु का। 52nd इज रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान। 53rd ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यूपी से है, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी से है। फिर वीरांगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे, एमपी से। एंड धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है राजस्थान से। सिंपल। तो ये सारे लेटेस्ट वन है जो न्यूज़ में रहे हैं इन लास्ट 1 to 2 years, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्पेशली यूपी वाला इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे, इट इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं तेलंगाना। आगे चलते हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व हमारा, ठीक है। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व भी हमने देखा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे यह कहाँ पर है, कर्नाटका में है। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, त्रिपुरा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सब तो आपको याद होंगे, टाइगर रिजर्व तो आपको सारे याद होंगे, राइट। जो याद नहीं है उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं कि गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, अरुणाचल में, राइट। बक्सा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। एंड सरिस्का कहाँ पर है, हमारा राजस्थान में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। फिर आता है पेंच टाइगर रिजर्व। तो पेंच टाइगर रिजर्व में हमेशा ये चीज़ याद रखना कि एमपी एंड महाराष्ट्र दोनों में ये है, ठीक है। मेजॉरिटी 90% हमारा एमपी में है एंड 10% महाराष्ट्र में है, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। आगे चलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में, मानस हमारा आसाम में है। ये सब आपको अगेन आई वुड सजेस्ट ट्रिक्स से याद करोगे तो याद हो जाएगा, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ रॉयल बॉटनिक गार्डन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गार्डन, ठीक है। इंग्लैंड का है ये, इंडिया में नहीं है, कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एलिफेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
राइट। तो इसको 1992 में लॉन्च किया गया था। ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट ईयर भी पूछ लेता है यूपीपीसीएस, ठीक है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने लॉन्च किया था। ना कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे सत्यमंगलम टाइगर एरिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, स्टार मार्क इसमें मैंने बना रखा है क्योंकि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के कॉन्फ्लुएंस पर आता है। मतलब जैसे ये ईस्टर्न घाट है, सॉरी वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो ये वाला जो एरिया है ना जो दोनों में कॉमन है, वहाँ पे हमें कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा टाइगर रिजर्व मिलता है, दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब नल्लमा फॉरेस्ट कहाँ पर है, सॉरी नल्लमला फॉरेस्ट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नगर होल आपको पता ही है कहाँ पर है, कर्नाटका में। श्रीशैलम बायोस्फीयर रिजर्व हमारा जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था, राइट। उसके बाद नालंदा महावीर कहाँ पर है, बिहार में। अच्छा श्रीशैलम हमारा आंध्र प्रदेश में था, ये भी देख लेना। आगे चलते हैं। अब सी हमने क्या किया अब तक, आपको लग रहा होगा कि हम तो बस रीड आउट कर रहे हैं, हम बस रीड आउट नहीं कर रहे हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इतनी पूरी बड़ी सी लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हमने वो करें केवल। और जो पीवाईक्यू में आ चुका है, जैसे राज्य नेशनल पार्क काजीरंगा तो बहुत ही फेवरेट हो चुका है यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का, तो ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट वाले कवर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को क्या करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकालता है। एक तो निकालता है कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक निकालता है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब कल्चर में इंडिया में कौन कौन से हैं हमारे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी हमारी पूरी लिस्ट है। अब हमें पूरी लिस्ट तो याद नहीं कर सकते, ऊपर ऊपर से देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या कर सकते हैं, यूपी में जितने भी है ना उनको याद कर लो केवल, ठीक है। जैसे आगरा फोर्ट हो गया, ठीक है, आगरा फोर्ट का है, आगरा में। फतेहपुर सीकरी का है, ये भी आगरा में, आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फिर ताजमहल का है, ये भी आगरा में। सिंपल, आगे चलता है। अब देखो ये कुछ वेटलैंड्स हैं, कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो बहुत रिपीट हो रहे हैं। इनको हम पहले कर चुके हैं। हरिके वेटलैंड हमने पहले देखा था, पंजाब में। कैलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में, राइट। कुलेरू लेक कहाँ पर है हमारा, आंध्र प्रदेश में। फर्स्ट मरीन सेंचुरी कहाँ पर बनी, गल्फ ऑफ कच्छ में। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है हमारा, गुजरात के पास, ठीक है। फिर चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, केरला में है। एंड वेदांथगल बर्ड सेंचुरी एंड कारीगल्ली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। आई नो थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट इसको बार बार रीड करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी दो टाइप की होती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो यूजुअली कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, जो पुराना है, नॉन कन्वेंशनल जो लेटेस्ट है। हमने एनर्जी को दो और पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज रीन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रीन्यूएबल मतलब जो वापस रिन्यू हो जाती है, नॉन रीन्यूएबल मतलब जो वापस रिन्यू नहीं हो सकती, एक बार आपने खत्म कर दी तो खत्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोल। भाई पूरे अर्थ में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोल है, अगर आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया और आपने उस सारे कोल को जला दिया तो कोल खत्म। उसको कोल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना। डेड एंड डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट को जब आप सबमर्ज कर देते हो अर्थ के अंदर अंडर ह्यूज टेम्परेचर एंड प्रेशर, और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो क्या बन जाता है, कोल बन जाता है। इसी तरह से हमारा पेट्रोलियम बनता है, नेचुरल गैस बनती है। बट दिक्कत क्या है, जो भी पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है और हमारा कोल है, ये सब लिमिटेड है। अगर आपने जितना भी पेट्रोल और डीजल है वो सब खत्म कर दिया तो खत्म, उसके बाद नया नहीं बन सकता। वो क्यों नहीं बन सकता, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, राइट। अब इट इज सेड, काफ़ी सारी डेटा के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि अगर आपने पेट्रोल वगैरह हम जिस रेट पे यूज़ कर रहे हैं तो हमारे 2050 तक सारा जो पेट्रोल डीजल है वो खत्म हो जाएगा। केवल जो रिच कंट्रीज हैं वही अफोर्ड कर पाएंगे। तो दीज आर सेवरल डेटा। नाउ व्हाट इज रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल मतलब जो कभी खत्म ही नहीं होती, चलती रहती है। अब जैसे हाइड्रो एनर्जी है, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी मतलब कैसे बनती है हाइड्रो एनर्जी, जब पानी एक हाइट से गिरता है, मान लो झरना है, यहाँ से पानी ऊपर से गिर रहा है, यहाँ पे आपने टरबाइन लगा दी, ठीक है। तो जैसे टरबाइन रोटेट करेगी, पानी के गिरने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब एक बात बताओ, क्या ये पानी गिरना बंद होगा? अगर भगवान न करे सब कुछ जियोलॉजिकली सही रहा तो नहीं होगा, क्योंकि पानी तो कभी खत्म ही नहीं होता ना। पानी यहाँ से गया ओशन में, ओशन से वापस इवेपोरेट हो गया, बादल बन गया, ठीक है। बादल होकर यहाँ पे बारिश हो गई, बारिश होकर वापस पानी आ गया। तो क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। व्हाट अबाउट सोलर एनर्जी, क्या सोलर एनर्जी खत्म हो सकती है? आने वाले एटलीस्ट मिलियन ईयर्स तक तो सन कहीं नहीं जा रहा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, कम तो नहीं होगा, राइट। सो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो सन की एनर्जी है वो तो आती रहेगी ना अर्थ पे, कभी खत्म थोड़ी ना होगी। ऐसा थोड़ी ना अगर आपने सनलाइट को यूटिलाइज कर लिया तो कल सन आएगा ही नहीं, फिर ऐसा नहीं होता, राइट। तो दीज आर द फ्यू टाइप्स ऑफ एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती, दे आर रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, कभी खत्म नहीं होती, राइट। तो हमने एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब जो पुराने टाइप की एनर्जी है ना, पहले अभी इससे पहले हम कौन सी एनर्जी यूज़ करते थे, आज का टाइम भूल जाओ, पुराना थोड़ा अगर आप 50 ईयर्स बैक चले जाओ तो हम कौन सी एनर्जीज यूज़ करते थे 50 ईयर्स बैक से, ठीक है। हम कोल को यूटिलाइज करते थे, हम पेट्रोलियम को यूटिलाइज करते थे, हम बेसिकली वुड को जलाते थे, है ना, ये सब चीज़ें हम करते थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सोलर एनर्जी पर आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं विंड एनर्जी पर, है ना, टाइडल एनर्जी पर। तो ये सब चीज़ें कभी खत्म नहीं हो पाती, राइट। तो ये जो पुरानी एनर्जीज हैं जो नॉन रीन्यूएबल है उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। और जो रीन्यूएबल है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज गोइंग टू बी रीन्यूएबल और हर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वेंशनल, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट मोटा माटी हम क्या मान के चलते हैं कि जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी होती है वो हमारी कन्वेंशनल एनर्जी है, और जो हमारी रीन्यूएबल एनर्जी है वो हमारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं।
तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रीन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल, नॉन रीन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल, ठीक है। तो रीन्यूएबल एनर्जी का क्या है, नेचुरली रिप्लेनिश बट लोअर फ्लो लिमिटेड एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर वर्चुअली इनएग्जॉस्टेबल। मतलब जो रीन्यूएबल है एनर्जी वो कभी खत्म तो नहीं होता, राइट, या होता है तो बहुत इतनी कम रेट पे खत्म होता है कि वो वापस रिप्लेनिश हो जाता है, समझ गए। अब जैसे मान लो आप बात कर रहे हो कि वाटर की बात करते हैं, ठीक है, आपको लगा कि नहीं वाटर रिसोर्सेज तो खत्म होते जा रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं, बट वो नहीं हो रहे कम, वो वापस बारिश आएगी, वापस ग्लेशियर हमारे वापस जम जाएंगे अनटिल अनलेस हमने बहुत एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग नहीं करी। तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को अगर आप हटा दो तो रीन्यूएबल एनर्जी बहुत जल्दी रिप्लेनिश हो जाती है, बट जो नॉन रीन्यूएबल होती है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाती, ठीक है। अब 2014 से लेकर 2024 मतलब इस साल के इट इज इंपॉर्टेंट। तो यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डेकेड को, इस 10 साल के जो टाइम पीरियड इसको बोला है डेकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। सस्टेनेबल एनर्जी हम सब लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छे बताओ सस्टेनेबल एनर्जी जो टर्म है वो किसने निकाला था, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। अब इसमें हमने क्या किया, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, इनके एग्जांपल्स के लिए। तो रीन्यूएबल मतलब जो वापस रिन्यू हो जाती है, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस। अच्छा बायोगैस आप बोलोगे बायोगैस कैसे रिन्यूएबल हो जाती है, भाई जब बायो मटीरियल मतलब जो बायो मैटर है, ठीक है, वो तो रीन्यूएबल है ना, पेड़ पौधे तो बनते रहेंगे, पेड़ काट दो वापस उग जाएगा, एनिमल को मार दो वापस पैदा हो जाएंगे, है ना। अनटिल अनलेस कोई स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, दे ऑल कैन ग्रो बैक। हमने देखा था ना, सक्सेशन देखा था, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, राइट। तो जब हमारा बायो मटीरियल ही खत्म नहीं हुआ है तो कितना भी बायो मटीरियल सबसे बायोगैस बन जाएगी, राइट। फिर आता है जियोथर्मल। हम जियोथर्मल को रीन्यूएबल में मान के चलते हैं, इट इज हीट दैट इज कमिंग फ्रॉम विद इन दी अर्थ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंदर ना रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो वो हीट खत्म नहीं हो रही, वो हीट बनती रहेगी बिकॉज रेडियो एक्टिव मटीरियल डिके होते रहेंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है एनर्जी फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट हमारा एवरग्रीन है, हमेशा वेस्ट तो रहेगा ही रहेगा। जो भी आप एक बात समझो, जैसे मान लो कोई प्लांट एंड एनिमल भी है, तो प्लांट एनिमल बन के क्या बन जाएंगे, वेस्ट बन जाएंगे, है कि नहीं। आपका घर में जो सब्जियां आती हैं, ठीक है, उनका जो पील होता है, सब्जियों के जो छिलके होते हैं, वो सब क्या होता है, वेस्ट होता है। उससे जो एनर्जी बनी वो क्या है, वो भी रीन्यूएबल है, टाइडल एनर्जी एज वेल। अब आता है नॉन रीन्यूएबल, जो रीन्यूएबल नहीं हो सकती। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, शेल गैस, ये तो लिमिटेड है। आप सोचोगे एटॉमिक एनर्जी रीन्यूएबल है कि नहीं है, बिल्कुल इट इज नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। उसका रीजन क्या है, एटॉमिक एनर्जी में हमें लगता है रेडियो एक्टिव मटीरियल, और जैसे यूरेनियम लगता है, ठीक है। अब यूरेनियम जो है ना वो लिमिटेड है, इट इज लिमिटेड ओनली, ठीक है। अब जिस दिन यूरेनियम खत्म तो आपकी एटॉमिक एनर्जी भी खत्म, अनटिल अनलेस आप हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एनर्जी पे चले जाओ एटॉमिक एनर्जी के बाद, तो बात अलग है, बट ये भी खत्म हो सकती है, तो इट इज नॉन रीन्यूएबल, समझ गए। नाउ fuels we get by decomposition of buried plants or dead organism over the course of millions of years are called fossil fuel। तो fossil fuel को हम fossil fuel को कहते हैं, क्योंकि fossil fuels बने कैसे, जो plants and animals है ना, वो क्या हुआ, ज़मीन के अंदर धंस गए। जैसे plants and animals है, इसके ऊपर ज़मीन, किसी भी वजह से इसके ऊपर ज़मीन आ गई, राइट, वो जो जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से। अब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर है, क्योंकि अर्थ के अंदर तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा डेफिनेटली। अब क्या हुआ, यहाँ पे इनका कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, इनका पार्शियल डिकम्पोजिशन हुआ, और कुछ जो इनके कार्बन या फिर बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है, इट चेंज इनटू फ्यूल, ठीक है। जैसे नेचुरल गैस बन गया, जैसे पेट्रोलियम बन गया, जैसे कोल बन गया, ठीक है, अंडर मिलियंस ऑफ ईयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखो, द डेंजर ऑफ एग्जॉशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज नेम एज एनर्जी क्राइसिस। अब देखो, अब एक बात समझो, हम सबको, हमारी जो भी आज इकोनॉमी चल रही है, जो भी हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उन सब के लिए हमें फॉसिल फ्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में ऑलमोस्ट 50% ऑफ जो हमें इलेक्ट्रिसिटी रिसीव हो रही है दैट इज फ्रॉम कोल, कोयले को जला के मिल रही है वो, ठीक है। आप अपने आसपास देखो, जितनी भी कार्स हैं, ठीक है, जितनी भी बसेज हैं, ये सब किस पे चल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स पे चल रहे हैं, है कि नहीं। हालांकि हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल कार्स पर आएँ, बट ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स पे चल रहे हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या है, एग्जॉस्टेबल है। तो मैंने आपको जैसे बताया क्या कि कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि 2050 तक हमारे पास बचेगा ही नहीं फ्यूल डीजल वगैरह, हमारे पास हमारी कार सारी बेकार हो जाएंगी, हम इसे चला ही नहीं पाएंगे, राइट। तो ये क्या है, एनर्जी क्राइसिस। जो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी फॉर किसके लिए चाहिए, एनर्जी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए चाहिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए, ट्रैवल टूरिज्म लॉजिस्टिक्स के लिए चाहिए, या फिर जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, ये सारी एनर्जी हमारी खत्म हो जाएगी, राइट। फिर यूरेनियम की बात करते हैं, यूरेनियम से क्या होता है, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, राइट। अब न्यूक्लियर एनर्जी दो टाइप की होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो फ्यूजन में क्या होता है, दो अलग अलग एटम मिलकर ना एक एटम बनाते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन मिलकर बना लेंगे एक हीलियम, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक एटम टूट के दो अलग अलग एटम्स में बना देता है, ठीक है। आगे चलता है, नाउ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन ना, ये दोनों चलता रहता है सन के ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सन के ऊपर आप ये बोल सकते हो कि इनफाइनाइट एनर्जी रिलीज होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो हमें अभी अर्थ पे सनलाइट मिल रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल दी न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, हाइड्रोजन का इज 1, तो दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, हीलियम। फिर हीलियम टूट के क्या बना लेगा, दो हाइड्रोजन। तो इस तरह से प्रोसेस पूरा चलता रहता है, एंड इस तरह से मतलब काफ़ी इट इज़ वेरी इंटेंस प्रोसेस। हालांकि वहाँ पे फ्यूजन ज़्यादा है, ठीक है। इस प्रोसेस की वजह से वहाँ पे
ऑल द टाइम जो एनर्जी है, जो हमें दिखता है ना कि सूरज जल रहा है, वो जो एनर्जी है फ्रॉम दीज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन ओनली। आगे चलता है। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये बार बार रिन्यू हो सकता है। ठीक, अब इसमें ना ये जो कैपेसिटी है, आई वुड सजेस्ट इसको करंट अफेयर से अपडेट कर लेना। अब सोलर एनर्जी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी। तो ऑल्टरनेटिव एनर्जी क्या है, हमने अभी क्या बताया, एनर्जी क्राइसिस आ रहा है। एनर्जी क्राइसिस क्यों आ रहा है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, तो हमें फॉसिल फ्यूल्स की जगह कुछ और यूज़ करना है, राइट। हम पूरे टाइम कोल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ऑल्टरनेटिव एनर्जीज को डेवलप किया। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी से क्या करते हैं, हमारे पास एक फोटोवोल्टिक आप ये बोल सकते हो शीट टाइप होती है, जिसको सोलर पैनल बोलता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे आती है सनलाइट, ठीक है। अच्छा, ये जो पैनल होता है क्या करता है, सनलाइट को चेंज करता है, जो हमारी एनर्जी है ना फ्रॉम सोलर एनर्जी है, उसको चेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी से में घर में बल्ब जलता है, घर में बेसिकली जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली जो भी सन से जो एनर्जी आ रही है ना, चेंज इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो सनलाइट को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। आगे चलता है। The Ministry of New and Renewable Energy provides 70% subsidy in installation cost for solar power plants in northeastern states। ठीक है। अब देखो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ना काफ़ी सारे अमाउंट में वो है, फॉरेस्ट है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे मान लो हमें डेवलपमेंट करना पड़ा बहुत ज़्यादा, तो फॉरेस्ट का हार्म होगा। तो हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल का डेवलपमेंट आए, इस तरह से आए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हमें पेड़ नहीं काटना पड़े, इस तरह का डेवलपमेंट ना आए। तो गवर्नमेंट वहाँ पे ना ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस करे, बोलती है कि आप कोल वोल मत यूटिलाइज करो, पेड़ों को मत काटो, हम एक काम करते हैं, हम आपको 70% डिस्काउंट देते हैं, 70% सब्सिडी देते हैं, और आप ना सोलर पैनल्स लगाओ। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन पेड़ हमें काटने नहीं पड़ रहे और हम ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा नेशनल सोलर मिशन। तो हमने देखा था ना, यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें देयर वाज नेशनल सोलर मिशन। तो इसका मिशन का पूरा एम क्या है, हमारा ये एम है कि हम अल्टीमेटली जो हमारे कोल पर डिपेंडेंट हमारी एनर्जी है ना इंडिया की, वो चेंज हो गया, हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करें। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से पास होता है, राइट। दैट मीन्स इंडिया पे अच्छा खासा सनलाइट आता है, क्यों ना हमें सनलाइट को यूटिलाइज करके हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, ठीक है। अब solar panels are most eco-friendly power generation system. They are also called as the fuel of future. मतलब जो solar panels हैं, हम उसको fuel of future बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको fuel of future? क्योंकि ये क्या करता है, बेसिकली सनलाइट को यूटिलाइज करके, सनलाइट इज फ्री, सनलाइट पर टैक्स तो लगता नहीं है, फ्री चीज़ है, उसको यूटिलाइज करके एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो कोल इंपोर्ट करने में हमें कोल इंपोर्ट करने में जो पैसा लग रहा था वो बच गया, राइट। जो हम कार्बन एमिशन कर रहे थे वो हमारा बच गया, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो गई। तो पैसे तो कुछ लगे ही नहीं इसमें, राइट। थोड़ा सा पैसा कुछ सोलर पैनल्स पे इन्वेस्ट करना है, उसके अलावा इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट इन अ सिंगल लोकेशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन तमिलनाडु। अब देखो ये सब जो फैक्ट है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो, सोलर पावर से उनको कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो उस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, जिसको डीसीआर बोलते हैं, एक मिनट, DCR, इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन कंट्री। तो बेसिकली क्या होता है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट्स हमें पता चलता है कि कितनी हमें एनर्जी की जरूरत है, और उसके बेसिस पे हम किस पे फोकस करते हैं, हमारे सोलर एनर्जी पे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इसको इंडिया ने आगे रखा था। इसमें हमने बेसिकली फोकस किया था कि सारी कंट्रीज मिलकर, जितनी भी कंट्रीज हैं, हम सब मिलकर के सोलर एनर्जी को पे फोकस करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिंस इंडिया का इनिशिएटिव था, इसका हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम, जो गुड़गांव है, जिसको गुरुग्राम बोलते हैं, हरियाणा, ये इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना अच्छे से, राइट। अब इसमें करेंटली 106 कंट्रीज हैं, हालांकि जब अभी पुराना जो PYQ के बेसिस पे है तो उसमें 102 मेंशन था, बट करेंटली देयर आर 106 कंट्रीज, ठीक है। तो हम इसमें क्या फोकस कर रहे हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इस एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न में अच्छी खासी सनलाइट आती है, तो हम इस सनलाइट को यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी को इन्हांस करें, ठीक है। इसको मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया था अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमने कुछ चीज़ों पे फोकस किया है, जैसे हमने यहाँ जो सॉरी इसमें एक हमने इनिशिएटिव लेकर के आए हैं, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ठीक है। तो 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का मतलब क्या है, ग्रिड आपको पता है ना, ग्रिड से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक। तो हमने क्या बोला कि अर्थ है, अर्थ में हमें पता है आधी जगह पे सनलाइट होगी और आधी जगह पे डार्क होगा। तो हमने क्या बोला, मान के चलो 24 आवर्स में से रफली 12 आवर्स जो हाफ ऑफ अर्थ है वहाँ पे सनलाइट रहती है, 12 आवर्स जो दूसरा वाला साइड अर्थ का वहाँ पे सनलाइट रहती है। तो जिस एरिया में सनलाइट है ना, वो सनलाइट उस सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना के किसको भेज दे, उस एरिया में भेज दे जहाँ पर सनलाइट फिलहाल नहीं है। और जब अगले 12 घंटे में जहाँ पे भी आएगी सनलाइट, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, वो सनलाइट वहाँ से यूटिलाइज करके उस जगह पे भेज देंगे जहाँ पे सनलाइट नहीं है। मतलब एक पूरे वर्ल्ड में ना ग्रिड बना दो, एक ऐसा कनेक्शन सिस्टम, ऐसा नेटवर्क बना दो कि जहाँ पे भी सनलाइट है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे सनलाइट नहीं है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सके, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी सारे देश होते हैं, हमें पता है, जहाँ पे सनलाइट इनफ नहीं पहुँचती, जो हमारे पोलर एरिया पे होता है। पोलर एरिया पे आपको ये भी पता है 6 मंथ्स क्या होती है, नाइट होती है, 6 मंथ्स क्या होती है, डे होता है ना। तो इन
चीज़ों को, इन फैक्टर्स को यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमारी एनर्जी कम है ना, वहाँ पे हम सनलाइट को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे इंडिया का ही इनिशिएटिव है। अच्छा, इसमें टेक्निकल असिस्टेंस कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, याद रखना। आगे चलते हैं। नाउ कम्स बायोडीजल। तो बायोडीजल, डीजल आपको पता है क्या है, डीजल बेसिकली एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो फ्यूल की तरह एक्ट करता है, जो हमारी गाड़ियों में यूटिलाइज होता है, हमारी मशीन्स में या फिर इंडस्ट्री में यूटिलाइज होता है। अब बायो का मतलब क्या है, हमने इसको बायोटिक कंपोनेंट से बनाया है, मतलब हमने इसको प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर एल्गी मतलब जिसको काई बोलते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करके हमने डीजल बनाया। तो किसी भी बायोटिक कंपोनेंट को यूटिलाइज करके अगर हम डीजल बनाते हैं, दैट इज बायोडीजल। सिंपल। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है कुछ प्लांट्स के जिनसे हम बायोडीजल बना सकते हैं, जैसे जैट्रोफा एक बायोडीजल क्रॉप है। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या जैट्रोफा की, ये ना ड्राई एनवायरनमेंट में भी जी सकता है। ठीक है, और इसमें ना कोई हार्मफुल इंसेक्ट इस पर अटैक नहीं कर पाते। तो बेसिकली सस्ता टिकाऊ पेड़ है, ना ज़्यादा पानी देना पड़ता, ना ज़्यादा केयर करनी पड़ती, और कैसे भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, बट दिक्कत क्या है, इसमें से ना बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया पे अभी बहुत अच्छे से नहीं आई है। मतलब ऐसा नहीं कह रहे इंडिया पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है कि इसमें ना अभी पैसा बहुत लगेगा। इससे तो ये है कि ज़मीन में खोद के जो हम डीजल निकाल रहे हैं वही यूटिलाइज कर लेता है फिलहाल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें चाहिए कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इंक्रीज हो, क्योंकि जब सस्ता टिकाऊ पेड़ है तो क्यों ना इसको यूटिलाइज करें, है ना। फिर आता है महुआ एंड नीम, इससे भी बायोफ्यूल बन सकता है ना। फिर पोंगेमिया, ये भी एक प्लांट है जिससे भी बायोफ्यूल बन सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको 4 प्लांट के नाम याद रखने हैं। यूपीपीसीएस क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट यूज टू क्रिएट बायोडीजल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट बायोडीजल, और ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें पूछा कि सोर्स ऑफ बायोमास क्या है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये ना यूपीएससी में पीछे पूछ चुके हैं। तो किस तरह से हम बायोमास जो है उसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, बायोमास मतलब समझ गए ना, जो भी बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक, जैसे फॉरेस्ट हो गया, टिम्बर हो गया, एनिमल रेसिड्यू हो गया, सीवेज हो गया, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल रेसिड्यू हो गया, म्युनिसिपल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप रेसिड्यू। अब इसमें से कुछ कंपोनेंट होता है जिससे हम बायोडीजल बना सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली फैट होना चाहिए, फैट होना चाहिए किसी भी तरह का। तो हम क्या करते हैं, स्टार्च वाली चीज़ें होती है ना, जैसे कॉर्न हो गया, शुगर केन हो गया, इनसे बनाते हैं बायोडीजल। हर चीज़ से बायोडीजल नहीं बन सकता, बट किसी न किसी फॉर्म की एनर्जी हम बायोमास को यूटिलाइज करके बना सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ chemical reaction in this process, biological substance or fossil based carbonic substance can be transformed to carbon monoxide, hydrogen or carbon dioxide and methane. Obtain gases mixture known as producer gas or synthetic gas. अब देखो एक बात समझो, जो भी हमारे बायोमास है ना, ये जो भी बायोमास है, इसको ना अगर हम जलाएं, ठीक है, या तो इस बायोमास को या फिर किसको, फॉसिल फ्यूल्स को। ठीक है, इन सबको जो हम जलाते हैं, इनको जला के कुछ गैस रिलीज होती है, जिस गैस को भी हम एज अ फ्यूल यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो गैस प्रोड्यूस होती है, मैं ये नहीं बोल रही कि जला के जो भी गैस प्रोड्यूस होगी वो सब आपके लिए यूटिलाइज होगी, एक सर्टेन केमिकल रिएक्शन में, एक सर्टेन रेशियो में, जब हम इन बायो मास को या फिर हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको जब जलाते हैं तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज रिलीज होती हैं, दैट इज प्रोड्यूसर गैस एंड सिंथेटिक गैस। तो प्रोड्यूसर गैस एंड सिंथेटिक गैस क्या है, दीज गैसेज आर ऑल्सो फ्यूल, दीज गैसेज आर ऑल्सो फ्यूल। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो सिन गैस भी बोलते हैं इसको सिन SYN गैस भी बोलते हैं, सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंपोनेंट क्या है, इसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और अच्छा प्रोड्यूसर गैस और सिंथेटिक गैस को कभी कभी एक जैसी मतलब ये बोल सकते हैं सिनोनिमस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अब इसमें कंपोनेंट क्या है, तो इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। याद रखना ये सारी गैसेज हैं। कभी कभी इसमें ना कुछ इंप्योरिटीज भी हमें देखने को मिलती हैं, तो और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकता है, बट मोटामोटी कौन कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ग्रीन फ्यूल। हमने देखा जो भी फ्यूल होता है, पेट्रोलियम हो गया, डीजल, कोल, नेचुरल गैस, ये सब एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ये कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के ऑक्साइड्स को रिलीज करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। ग्रीन फ्यूल ऑन द अदर हैंड क्या होता है, ये ऐसे फ्यूल होते हैं जो ऑल्टरनेटिव होते हैं हार्मफुल फ्यूल्स का, राइट। कैसे, ये बेसिकली इतना पोल्यूशन नहीं करते, इतना एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इथेनॉल। क्या है इथेनॉल, इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल। अब इथेनॉल कैसे बनता है, जो भी हमारा स्टार्च वाला सब्सटेंस होता है ना, या फिर शुगरी सब्सटेंस होता है, बेसिकली आप ये मान के चल सकते हो जो क्रॉप्स के रेसिड्यू होते हैं ना, उनको हम फर्मेंट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्मेंटेशन मतलब उनको सड़ाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियाज, राइट। उसमें क्या रिलीज होता है, इथेनॉल। अब क्या होता है, जैसे मान के चलो इंडिया को 100 यूनिट ऑफ डीजल की जरूरत है, तो हमें 100 का 100 इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंडिया तो डीजल इंडिया के पास तो है नहीं, तो हमने 100 यूनिट इंपोर्ट किया। ऑब्वियसली इससे काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को लॉस होगा, हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ। हमने क्या किया, 100 यूनिट को इंपोर्ट करने के बजाय 80 यूनिट को हमने इंपोर्ट किया एंड बचा हुआ इसमें 20 यूनिट ऑफ इथेनॉल को ब्लेंड कर दिया, राइट। तो अब क्या होगा, हमारा 20 यूनिट हमारी, एक तो क्लाइमेट चेंज कम हो गया 20 यूनिट, उसके अलावा जो हमारा वेस्ट मटेरियल था, वो जो आगे पोल्यूशन क्रिएट करता, वो वेस्ट मटेरियल हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। तो एक तीर से दो निशान है। ठीक, इसमें एग्जाम्पल क्या है इसका, शुगर केन्स का शुगर, ग्लूकोज, सॉल्ट पेट्रे, महुआ फ्लावर्स, पाइन, करंजरा एंड फर्न्स। ठीक है, ये यहाँ पे यूटिलाइज होता है।
फिर आता है माइक्रोबायोलॉजिकल फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल का मतलब क्या है, समथिंग अ सेल विच इज यूटिलाइजिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। और माइक्रोबायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करके हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंपल, बस इतना सा याद रखना है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं रखना। तो बेसिकली हमने क्या किया, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ गए। अब यहाँ पे भी कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, फॉर्मेट, एसिटेट, इथेनॉल, मीथेनॉल, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है बायो एसफाल्ट। अब एसफाल्ट क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे हम बिल्डिंग के जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको बनाते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूटिलाइज होता है, रोड्स बनाने के लिए यूटिलाइज होता है। ठीक है। अब हमने बायो एसफाल्ट किया, दैट मीन्स कि हमने जो एसफाल्ट है उसका सब्स्टिट्यूट लिया है जो नेचुरली हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट से भी बना सकते हैं। तो डेफिनेटली जो पोल्यूशन होता है उसको कंपैरेटिवली कम करेगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एसफाल्ट कैसे बनता है, जो बायो एसफाल्ट है नॉन पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब ये किन चीज़ों से बनता है, शुगर, मोलासेस, पैडी, मेज, लिग्निन, सेलुलोज, वेस्ट ऑफ पाम ऑयल एंड वेस्ट ऑफ व्हाइट मस्टर्ड। ठीक। फिर नॉन पेट्रोलियम बेस्ड टार is helpful to reduce the surface temperature of roads, hence construction of upper layer of roads from biosphalt is ecologically फेवरेबल। ठीक है। तो हम जब बायोस्फाल्ट को रोड के कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज करते हैं तो क्या होता है, जो सरफेस टेम्परेचर होता है रोड से कंपैरेटिवली कम हो जाता है, हेंस इट इज यूजफुल। ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ कम्स फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली कोई भी ऐसा फ्यूल सेल का मतलब क्या है, फ्यूल सेल एक ऐसा बेसिकली सेल है जिससे हम जो केमिकल एनर्जी है ना उसको चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें यूजुअली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन को इंक्लूडेड होता है। सिंपल। आगे चलते हैं। अब फ्यूल सेल में किस टाइप ऑफ करंट को हम डेवलप करते हैं, डायरेक्ट करंट को, ऑल्टरनेट करंट को नहीं, डायरेक्ट करंट को। ठीक है। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी पोल्यूशन लेस एक्सट्रीमली गुड फ्यूल ड्यू टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब हाइड्रोजन गैस की बात समझो बहुत ध्यान से। आपको पता है अर्थ पे कितना पानी है, 70% ऑफ सर्फेस इज जस्ट वाटर। वाटर किससे बना है, H2O। वाटर में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन हार्मफुल है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। क्या ऑक्सीजन हार्मफुल है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। अगर हम वाटर को यूटिलाइज करके, एक प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, वाटर को H2O को तोड़ के हम H2+O2 बना देते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने H2 हाइड्रोजन गैस बन गई, ऑक्सीजन गैस तो हमारे एनवायरनमेंट में अच्छी है ही है। राइट। तो अगेन बट ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है। अब हाइड्रोजन जो गैस होती है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकती है, कार में यूटिलाइज हो सकती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिया जिस पे काम कर रहा है। राइट। तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बहुत जल्दी बर्न होती है एंड इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। मतलब इसका ऐसा मान के चलो, लेट्स इमेजिन आपके पास 100 यूनिट ऑफ नेचुरल गैस है। ठीक है। नेचुरल गैस है जिसको आप यूटिलाइज करते हो, शेल गैस है, नेचुरल गैस है। इसमें मान के चलते हैं 100 हमारी यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, मतलब ये 100 यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेट करेगी। अब मान के चलते हैं 100 यूनिट ऑफ आपके पास हाइड्रोजन है ना, तो ये 10,000 यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू को जनरेट करेगी। मतलब ये जो नॉर्मल रिसोर्सेज है उससे काफ़ी ज़्यादा इनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है। अब इसको कुछ टेक्निक की हेल्प से हाइड्रोजन को बनाया जाता है। ये टेक्निक आपको इन डेप्थ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इसका नाम पता होना चाहिए। एक तो टेम्परेचर डिफरेंशिएशन, फोटोलाइसिस एंड इलेक्ट्रिकल रिडक्शन ऑफ वाटर। अब इनके डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो यूपीपीसीएस से पूछता है कि 3 कैटेगरी दे रखी है, ये कौन सी गैस को बनाने के लिए यूटिलाइज की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है। आगे चलते हैं। अब कुछ देखो, अगेन मिसलेनियस टर्म्स वगैरह आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा अपना फोकस बनाए रखना। प्राइमरी फॉर्म ऑफ बायोगैस आर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस क्या होती है, जो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना, हम उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फर्मेंट होने देते हैं। जैसे मान के चलो एक बड़ा सा टैंक होता है, इसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट। ठीक है। यहाँ पे जो भी ये बोल सकते हो गोबर हो गया या फिर रेसिडुअल ऑफ क्रॉप्स हो गए, डेड एंड डिकेड एनिमल एंड प्लांट्स हो गए, इन सबको इसमें डाल देते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, एनारोबिक रिएक्शन होता है और यहाँ पे गैसेस जनरेट होती है। यहाँ पे गैसेस जनरेट होंगी, हम इस गैस को बाहर निकालेंगे, इस गैस को वी विल यूज एज फ्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। तो बायोगैस में अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से गैसेस इसमें देखने को मिलते हैं, दैट इज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नाउ जियोथर्मल हीलिंग इज द नेचुरल हीट, जियोथर्मल एनर्जी इज द नेचुरल हीट ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ है, अर्थ के नीचे मैंने आपको बताया कौन सी लेयर थी, एस्थेनोस्फेयर। अगर नहीं पता है एस्थेनोस्फेयर है क्या है, तो प्लीज जाकर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वाली वीडियोस देखो। तो एस्थेनोस्फेयर में क्या हो रहा था, हीट जनरेट हो रही थी। उसके अलावा अर्थ के कोर में एक्सट्रीम हीट है, वहां से भी हीट आ रही है। ये जो हीट है ना, ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ हीट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ से आने वाली, थर्मल मतलब हीट, तो अर्थ से आने वाली हीट को क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। राइट। अब कहाँ कहाँ मिलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको याद करने का तरीका है सोनाटा। सोनाटा की घड़ी आती है ना, सोनाटा शायद टाटा का ब्रांड है। तो इसमें क्या है, सोनाटा, सोन, नर्मदा एंड तापी, ये 3 रिवर के बेसिन में आपको देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट, गोदावरी बेसिन, महानदी। ठीक है। उसके अलावा हिमालय, खामबत बेसिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। राइट। आगे चलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क। दीव, जो दमन एंड दीव वाला दीव है ना, दीव इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू रन 100% ऑन सोलर एनर्जी। तो पहला ऐसा यूटी बना था 2018 जो 100% सोलर एनर्जी पर चलता था। अब आपने देख लिया ना, सोलर एनर्जी पे यूपीएससी यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस साल जो करंट अफेयर में जितनी भी सोलर पावर पे जो भी फैक्ट्स होंगे ना, कि फर्स्ट सोलर फ्लोटिंग या फर्स्ट ये वो सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरह से हम क्या करते हैं, पीवाईक्यू से थीम उठा करके अपने करंट अफेयर्स को भी पढ़ते हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। सल्फर प्रेजेंट इन द कोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ये बोल सकते हो केमिकल है जो पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो जो सल्फर होता है ना, कोल जो होता है, कोल में ना सल्फर की इंप्योरिटीज होती हैं। जब हमने कोल को बर्न किया तो कोई भी चीज़ बर्न किस में होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो सी से क्या बन गया? CO2 बन गया। जो बचा हुआ एस से क्या बन जाएगा? उससे SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? ये ना बादलों में चलाता है, जैसे बादल है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे होगा, और ये ना बादलों में जो पानी है ना उसे रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। बादलों में क्या है? वाटर है, हमने यहाँ पे क्या डाला? सल्फर डाइऑक्साइड, मिलकर क्या बना लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या होगा? एसिडिक रेन होगी। ठीक, नाउ सिक्किम इज दी फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट। एक ऐसी स्टेट है जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करती है। ठीक है, आगे चलता है। अब पोल्यूशन है, इसके अलग अलग टाइप है, बहुत ईजी, आप सबको पता है पोल्यूशन क्या होता है। जो फैक्ट्स मैं बताऊंगी ना उस पर फोकस करना। तो पहली बात तो पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन का मतलब है कभी भी किसी भी चीज़ का, वेदर इट्स एयर, वाटर और लैंड, उसका अगर नेचर चेंज हो जाए और उसका नेचर इस तरह से चेंज हो कि वहाँ पे रहने वाले एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्म होने लग जाए, उनका हैबिटेट खराब हो जाए, वहाँ पे रहने लायक कंडीशंस ही ना बचे, उसको क्या बोलेंगे? पोल्यूशन। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। ठीक है, मतलब बेसिकली कुछ भी ऐसा चेंज हो जाए जो उस चीज़ को खराब कर दे, उस चीज़ को हार्म कर दे, उसको क्या बोलेंगे? पोल्यूशन। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन का मतलब क्या है? एंथ्रोपोजेनिक मतलब जिसको ह्यूमन बींग्स ने किया हो। तो आप और मैं अगर मान लो हम लोगों ने बहुत सारा कूड़ा जलाया, हमने प्लास्टिक को जलाया, तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकली, है ना? उस गैसेस से क्या हुआ? एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन हो गया। हम लोगों ने क्या किया? फैक्ट्रीज बनाई, फैक्ट्री आसपास की जो रिवर है उसमें फैक्ट्री डिस्चार्ज करी है हार्मफुल केमिकल को, तो वाटर पोल्यूशन हो गया। इस तरह से एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन क्या है? जो ह्यूमन बींग्स कर रहा है। ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होता है? अच्छा, ये मत सोचना कि ना केवल प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स यही पोल्यूट कर सकते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती है ना, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आप ये बोल सकते हो डीकम्पोज हो जाता है। जैसे मान के चलो आपने केला खाया या आपने ऑरेंजेस खाए, तो उसका जो छिलका है आप उसको मिट्टी में डाल दो, कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिग्रेड हो गया, किसमें? सॉइल में डिग्रेड हो गया, राइट। बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है वो ईजियर सिंपल कंपोनेंट्स में टूट गए। बट ऐसा नहीं होता प्लास्टिक के साथ। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो बेसिकली डिकम्पोज नहीं होता है इन सॉइल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें भी हमारी भले इको फ्रेंडली हो, बट ये भी पोल्यूशन क्रिएट कर सकती है। कैसे? मान के चलो आपके आसपास एक तालाब है, आप उसमें रोज गंदा कचरा फेंको, ठीक है, जो सड़ा हुआ कचरा होता है उसको फेंको, तो वहाँ पे क्या होगा? अगेन पोल्यूशन हो जाएगा, आप वहाँ के पानी को पी नहीं पाओगे। भले ही आपने वहाँ पे केवल बायोडिग्रेडेबल चीज़ें डाली हैं, बट आप तब भी वहाँ के पानी को पी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन देखेंगे, इतना डेप्थ में जाना नहीं है, आप सबको पता है पोल्यूशन क्या होता है। जो फैक्ट्स हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन आपको पता है। एयर पोल्यूशन में क्या होता है? या तो जो XYZ अमाउंट ऑफ एयर है, अलग अलग एयर है, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सबका एक सर्टन परसेंटेज है। अगर ये परसेंटेज चेंज हो जाता है तो भी पोल्यूशन हम बोल सकते हैं। जैसे CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, या फिर आज ये बोल सकते हो कि आज बहुत सारा ट्रैफिक लगा हो, तो ट्रैफिक की वजह से SO2, NO2 ये गैसेस रिलीज होती हैं जब हम फ्यूल को जलाते हैं। ये गैसेस का अमाउंट बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे? पोल्यूशन हो गया, है ना। या फिर क्या होगा? दूसरा और कौन सा तरीका है? जैसे मान लो आपने किसी कूड़े को जलाया, किसी भी कार्बन के पार्टिकल को जलाया, जैसे आप मानो कोल को जलाया, तो क्या होगा? छोटे छोटे ना ऐसे स्मोक जनरेट होगा, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो हमारे लंग्स में जाके हमें बीमार कर सकते हैं, हमें काफ़ी इल कर सकते हैं, हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी किसकी पार्ट हो जाएंगी? एयर पोल्यूशन का। ठीक है, अब नेचुरल सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन का? अच्छा, ये भी मत सोचना कि जो पोल्यूशन है वो केवल ह्यूमन बींग्स ही करते हैं, नेचुरली भी होता है। जैसे वोल्केनिक करप्शन हुआ, तो वोल्केनिक करप्शन में क्या होता है? हार्मफुल गैसेस भी बाहर निकलती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, अब ये जो गैसेस है ना, अगेन ये पोल्यूशन बहुत क्रिएट करती है, एयर को अनफिट बनाती है। तो वोल्केनिक करप्शन से भी क्या हो रहा है? हमारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब मान लो फॉरेस्ट फायर लग गया, नेचुरल फॉरेस्ट फायर है, आपने और मैंने तो नहीं लगाया। अब फॉरेस्ट फायर में क्या होगा? हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो मर जाएंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा, जो क्या कर देगा? पोल्यूशन। ठीक है, देन कम्स मैनमेड सोर्सेज, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया किस तरह से होता है मैनमेड। हम लोग कोल को जला रहे हैं, फ्यूल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, वुड को जला रहे हैं, प्लास्टिक को यूटिलाइज कर रहे हैं, इन सबसे क्या हो रहा है? हमारा पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, रेन एंड ड्यू क्लीन एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड ड्यू टू स्मोक, डस्ट एंड गैसियस वेस्ट। कभी आपने देखा आप कहीं जा रहे हो और जब बहुत धूल एंड डस्ट वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे आप देखना जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, वो अपने घर के आसपास अपने रोड के सामने ना ऐसे पानी फेर देते हैं, पानी फैला देते हैं। क्यों फैलाते हैं? मान लो ये कोई रोड है, ठीक है, यहाँ पे आपने पानी फैला दिया, तो डस्ट पार्टिकल ना इस पे चिपक के नीचे चले जाएंगे, ऐसे एयर में ना बहुत डस्ट नहीं दिखेगी आपको, राइट। तो ये जो बेसिकली जो रेन होती है ना, रेन क्या करती है? आप खुद देखना, अभी मानसून चल रहा है, यू विल सी कि अपने आसपास चीज़ें बहुत एक्स्ट्रा HD दिख रही हैं, बहुत HD पेड़ ग्रीन दिख रहे हैं। क्यों? ऑब्वियसली पेड़ भी नहाए हैं तो ग्रीन दिखेंगे, बट एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली HD। रीजन बीइंग जो एयर है ना, उसमें जितना भी पोल्यूशन है वो वाटर की वजह से सब बैठ गया। समझ गए? आगे चलते हैं। फिर आता है फोटोकेमिकल स्मॉग। अब देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना। फोटोकेमिकल हमने देखा था स्मॉग। व्हाट इज स्मॉग? जब फॉग मिल जाता है किससे? स्मोक से। ये हमने देखा था अच्छे से।
नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज्योग्राफी के एनसीईआरटी रिवाइज करना। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, यूजुअली समर में हमें देखने को मिलता है। समर में देखो क्या होता है, मान के चलो ये रोड है, इस रोड पर ढेर सारी कार्स, ठीक है, बहुत सारी कार्स हैं इस पर। अब ये सारी कार फ्यूल्स को यूटिलाइज करें तो क्या रिलीज कर रही है, SO2 रिलीज कर रही है, NO2 रिलीज कर रही है, राइट। तो इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमारे रिलीज हुई, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, राइट। अब ऊपर से आ रही है सनलाइट, क्या आ रही है, सनलाइट। सनलाइट की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ना टूट जाएगी, मतलब N कॉम्पोनेंट अलग हो जाएगा, O कॉम्पोनेंट NO हो जाएगा और एक O कॉम्पोनेंट अलग हो जाएगा, राइट। अब अर्थ पे क्या है, यहाँ पे सारी रोड है, अर्थ के ऊपर क्या है, ऑक्सीजन भी तो है। ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी सिंगल O से और क्या बना लेगी, ओजोन। समझ गए, बेसिकली जो NO2 था वो किस चीज़ में बन गया, NO + O, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर से क्या है, O2, तो O2 + O मिलकर क्या बना लेगा, ओजोन। अब बताओ O3, ठीक है, O3 क्या है हमारे लिए, पोल्यूशन है कि नहीं, पोल्यूशन करता है कि नहीं करता है, वी जस्ट डिस्कस्ड इट, तो डेफिनेटली पोल्यूशन करता है। तो क्या हुआ इसमें, फोटोकेमिकल में क्या रिलीज हो गया, ओजोन रिलीज हो गया। इसके अलावा एक PAN रिलीज होता है, PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिलीज होती है, क्यों होती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ने किससे रिएक्ट किया, सनलाइट से रिएक्ट किया। समझ गए, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोकार्बन से एंड सनलाइट से, और क्या बना रहा है, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड पैन, दैट इज पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट का। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो डायरेक्ट सोर्स से निकले, जैसे ये वॉल्केनो है तो वॉल्केनो से डायरेक्ट क्या निकला, SO2 NO2 डायरेक्ट निकला, तो दिस इज प्राइमरी, आप ये बोल सकते हो पोल्यूटेंट। ये कार है तो कार से डायरेक्टली क्या निकला, NO2 निकला, तो दिस इज प्राइमरी पोल्यूटेंट। बट NO2 ने सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाया, O3, ये सेकेंडरी हो गया। O3 एग्जिस्ट नहीं करता था ट्रोपोस्फेयर पे, O3 नहीं एग्जिस्ट करता हमारे एटमॉस्फेयर में, बट नाइट्रोजन जो अपने आप में प्राइमरी पोल्यूटर है उसने एक और पोल्यूटेंट बना दिया, दैट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट नोन एज O3, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी में कभी कंफ्यूज मत होना, राइट। आगे चलते हैं। अब क्या होता है ना, ओजोन जो आई, हमें पता है, हमने इस चीज़ को रीड किया हुआ है, ओजोन से क्या होता है, इरिटेशन होती है आईज में, थ्रोट में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन टू फॉर्म NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, जो रिलीज हुई है जो कंबशन की वजह से, रेडिश ब्राउन कलर गैस है, ठीक है, शार्प हार्श ओडर है इसका एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज हुई है। अब यहाँ पे वो पूरी रिएक्शन लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है कि NO बनेगा एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, जो मैंने आपको एक O बताया ना, दैट इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन, जिसमें केवल एक एटम होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। ये हमारा लाइट किसकी वजह से ब्रेक डाउन है, सनलाइट की वजह से, यूवी रेस की प्रेजेंस में NO2 किस में ब्रेक डाउन हो गया, NO में और O में। ये O किससे रिएक्ट करेगा, O2 से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, ओजोन। सिंपल। अब ओजोन में दिक्कत क्या है, ओजोन ना केवल ह्यूमन बींग्स को हार्म कर रहा है, ये प्लांट्स को भी हार्म कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, और उनको भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, अगैन जो भी हमारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबको ब्रीदिंग इशूज भी हो रहे हैं, एंड जो प्लांट्स है, प्लांट्स को भी अपने आप में इशू हो रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस निकलेगी, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। यहाँ पे हमारा निकलेगा ओजोन, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड उसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्या, शायद, रुको, ये हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। आगे चलता है। अब देखो पैन क्या करता है, जिसको हम पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बोलते हैं, इट डिस्ट्रॉय क्लोरोप्लास्ट लीडिंग टू द लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया। तो PAN क्या करेगा, ये जो जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का लीव्स है, इसके अंदर अलग अलग जो पार्ट्स हैं क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये पूरा एरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये जो फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा कौन, PAN। समझ गए, तो इसकी वजह से एनिमल्स को भी, वो प्लांट्स को भी बहुत हार्म होता है, राइट। अब आगे चलता है। ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू, मतलब अगर ये बहुत एक्सेस में रिलीज हुआ तो ये ह्यूमन आइज को भी बहुत हर्ट करता है, हमारी विजिबिलिटी को भी हर्ट कर सकता है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट में मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। आगे चलता है। देखो, बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड व्हीकल रिलीजेस लेड, ठीक है। तो जो लेड होता है ना, वो भी रिलीज होता है किससे, पेट्रोल से। अब लेड क्या, इट इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। देखो एक ना नॉकिंग होती है, हर क्या बोलते हैं, फ्यूल की ना नॉकिंग होती है, तो नॉकिंग जितनी कम हो उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे ना ये एक इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि जो नॉकिंग होती है उसको हम कम कर सकें। बट लेड ना अपने आप में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। कैसे, मान लो लेड जो है वो आसपास के पानी में डिजोल्व हो गया, ठीक है, और वो पानी कौन पियेंगे, आप और हम पियेंगे। अब चलो हम लोग तो बड़े हैं, हमें इतना दिक्कत नहीं होगी, बट जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 1-2 साल के बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने वो पानी कंज्यूम कर लिया तो उनका जो ब्रेन है ना, वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, उनका IQ लेवल गिर जाता है, उनका जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो गिर जाती है, ठीक है। और अगर एडल्ट उसको लेते हैं तो हार्ट एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। देन कम्स कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें पता ही है क्या होता है, CO क्या करता है बेसिकली, ये ना जैसे हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, और फिर इस पूरे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब एक बात समझना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जो हमारे हीमोग्लोबिन है ना, अगर मान लो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर ली, कार्बन मोनोऑक्साइड हम कैसे इनहेल करेंगे,
बेसिकली स्मोकिंग करके, ठीक है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है बजाय ऑक्सीजन के वो एक्चुअली किसके पास चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। अब हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको हम CO बोलते हैं वो हमने इनहेल कर दिया। जैसे हमने उसको इनहेल किया तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिली नहीं, सेल्स मरने लग जाएंगे और हमारी डेथ तक हो सकती है। समझ गए? अब इसको समझना बहुत ध्यान से। अच्छा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है ना हीमोग्लोबिन से तो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। When approximately 50% of hemoglobin transfer into carboxy hemoglobin, then due to reduction in oxygen level, there is an obstruction in respiration which leads to death. अगर मान लो जितने भी हमारे बॉडी में x अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन्स है, ये हीमोग्लोबिन्स में से 50% हमारे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन्स में अगर बन गए तो क्या होगा, हमें रेस्पिरेशन में बहुत दिक्कत आने वाली है, हमारी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। देन कम्स फ्लाई ऐश। अब फ्लाई ऐश क्या होता है, देखो कभी एक बात देखना, कभी धूप बत्ती जलाई है तो उसमें क्या होता है, एंड में थोड़ी राख जैसी बच जाती है। सीन जब आप कोल को जलाते हो ना तो कोल में भी क्या होता है, धुआं निकलता है एंड उसमें कुछ कुछ राख बच जाती है, उसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, ठीक है। अब फ्लाई ऐश की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो यूपीएससी का फेवरेट है ये, यूपीपीसीएस का भी फेवरेट हो गया। मतलब जो चीज़ यूपीएससी की फेवरेट होती है वो यूपीपीसीएस में भी काम आती है काफ़ी। आप देखना यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के यूपीपीसीएस रिपीट करता है, मतलब एक सेंटेंस तक चेंज नहीं करता, कॉपी पेस्ट कर देता है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्लाई ऐश हमने समझ लिया क्या होता है, बेसिकली ये जो राख होती है वो है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एशेस, ऐश समझ गए ना, ऐश मतलब राख। अब इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े थर्मल प्लांट है, ठीक है, थर्मल प्लांट मतलब जैसे थर्मल प्लांट क्या होता है ये बता देती हूँ। कोल को ना हम गर्म करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं पानी, पानी से गर्म होगा तो इसमें से निकलेगी वेपर, ऊपर होता है टरबाइन, ठीक है। टरबाइन मतलब एक पंखा ऐसा होता है। अब ये जो वेपर है ना ये इस टरबाइन को घुमाती है और जैसे घुमाती है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब हमने इतने सारे कोल को जलाया तो कोल को जला के क्या निकला, फ्लाई ऐश निकला। फ्लाई ऐश इज अ पोल्यूटेंट। फ्लाई ऐश पोल्यूटेंट क्यों, क्योंकि ना हमारी एयर में मिलकर हमें रेस्पिरेटरी इशूज़ क्रिएट करता है, इसमें हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं जो बाकी चीज़ों को भी खराब कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग, एक सबसे अच्छी बात क्या है फ्लाई ऐश की पता है, अगर आपने फ्लाई ऐश को कलेक्ट कर लिया और सीमेंट जब बनता है ना, सीमेंट में आपने फ्लाई ऐश को एज रॉ मटेरियल यूटिलाइज किया ना तो सीमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। दूसरी अच्छी बात क्या है फ्लाई ऐश की, अगर आपके पास एक खेत है और आपने खेत में फ्लाई ऐश को फेंक दिया, ठीक है, आसपास फ्लाई ऐश को फेंक दिया तो फ्लाई ऐश ना बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो जो आपके आसपास की सॉइल है ना उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, डेफिनेटली आपका जो एग्रीकल्चर है उसमें आपको हेल्प मिलेगा, है कि नहीं। तो फ्लाई ऐश बुरी चीज़ है, बट अगर आपने फ्लाई ऐश को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया तो यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ इट। आप इससे कंस्ट्रक्शन मटीरियल बना सकते हो, आप इसके थ्रू आप बेसिकली प्लांट्स आपके अच्छे ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सिगरेट से क्या निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सिगरेट होती है ना उसमें कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एल्कोलिन होता है, बेंजीन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या होती है, निकोटीन। निकोटीन कम अमाउंट में होती है बट ये भी होती है एंड इट इज़ वेरी, आप ये बोल सकते हो एडिक्टिव होती है। उसके अलावा ये ना कैंसर तक क्रिएट कर सकती है, ठीक है, तो कैंसर भी कर सकती है। अब जब भी दिस कॉज बर्थ टू डिजीज कंसर्निंग इरिटेशन इन आईज, नोज, थ्रोट, हार्मफुल डिजीज लाइक कैंसर, ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा। तो बेसिकली निकोटीन और ये सब जो चीज़ें हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एक्रोलीन हो गया, बेंजीन, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत खराब है। ऑब्वियसली क्यों बोलते हैं, क्यों सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, क्यों लिखा है, क्योंकि डेफिनेटली इट कॉज कैंसर एंड इट हर्ट्स यू अलॉट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से ना कैंसर हो रहा है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या होता है बेसिकली, जैसे आपके ना लंग्स होता है तो लंग्स में छोटे छोटे ऐसे ब्रोंकाइटिस होते हैं जो हमें एयर को एक्सचेंज करने में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इनकी ना डेथ होने लग जाती है, इन एटम्स तो नहीं बोलूँगी, सॉरी, इन टिश्यूज़ की डेथ होने लग जाती है एंड इट इज़ रियली हार्ड फॉर यू टू ब्रीथ, ठीक है। फिर एस्थमा हो गया, एस्थमा आपको पता है ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, मतलब नॉट डिसऑर्डर बट ब्रीदिंग में इशूज़ होते हैं, समझ गए। आगे चलते हैं। नाउ एशियन ब्राउन क्लाउड, अभी 2007 की बात है तो इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट आपको समझना चाहिए कि है क्या। बेसिकली क्या है, अगेन पोल्यूशन की वजह से ना आसपास जितना भी चीज़ें थी ना वहाँ पे हेज जैसा, मतलब ब्राउन ब्राउन हो गया। जैसा कोहरा होता है ना, कोहरा किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। उसी तरह से क्या हुआ है, कोहरे की जगह ऐसा ब्राउन ब्राउन हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं, एशियन ब्राउन क्लाउड, ठीक है। किसकी वजह से था, बिकॉज ऑफ एरोसोल्स। एरोसोल्स मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो एयर में डिसॉल्व थे, जैसे सल्फेट, ब्लैक कार्बन, ठीक है, इन सब की वजह से। अब क्या हुआ, इसकी वजह से डेफिनेटली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, कैंसर बढ़ गया। आगे चलते हैं। नाउ फ्लाई ऐश इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ब्रिक्स बनाने के लिए काम होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क करो। तो किस चीज़ के लिए हम फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करते हैं, एयर क्वालिटी को कम करता है, पहली बात, मतलब प्रॉपर्टीज़ है, यूज़ नहीं बता रही, प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एयर क्वालिटी को कम करता है, राइट। इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस बाय डिपोजिशन ऑन लीव्स। अब क्या होगा, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। अब एनवायरनमेंट में क्या है, कार्बन, सॉरी फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश, ठीक है। अब क्या होगा, फ्लाई ऐश ना जाके इस पर इकट्ठी हो जाएगी, इस लीफ के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। बेसिकली ऐसा मान के चलो, लीफ के ऊपर धूल जम गई। अब यहाँ से सनलाइट आ रही है तो सनलाइट कैसे पहुंचेगी, जब ऊपर एक पूरी पतली सी लेयर बनी है धूल की, तो कैसे ही अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा प्लांट, तो नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है कम हो जाती है, कुछ एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो जाती है प्लांट्स की, ठीक है। देन सॉइल वाटर रिटेंशन इसकी काफी अच्छी है, इसलिए अगर हमने इसको फील्ड पर डाल दिया, मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड है, तो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर को रिटेंशन करके रखेगा। फ्लाई ऐश मेड ब्रिक्स आर लाइट इन वेट एंड स्ट्रॉन्गर देन सीमेंट ब्रिक्स, मतलब काफी
लाइट वेट होते हैं एंड जो सीमेंट ब्रिक्स है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. लैंड फिल्स में यूटिलाइज कर सकते हैं. अब इसको ऐसे मान के चलो, मान लो आपका लैंड है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, आपने यहाँ पे गड्ढा किया एंड यहाँ पे आपने एक माइन बना दी. क्या बना दी? माइन बना दी. और यहाँ पे कोल है, आप आए, आपने इसको कोल को एक्सट्रैक्ट करके चले गए, ठीक है. अब क्या हुआ, मान के चलो इस माइन में सब कुछ खत्म हो गया, इसमें कोई कोल नहीं बचा. क्या यहाँ पे रहना, ये जो एरिया यहाँ पे रहना क्या सही है? नहीं है. अगर आप यहाँ पे रहे तो ये ज़मीन नीचे धस सकती है ना, दिस इज ऑल एयर, राइट, धस जाएगी. तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली यहाँ पे ना पूरा का पूरा ये जो एयर वाला पार्ट है ना, इसमें डाल दिया हमने फ्लाई ऐश को. तो बेसिकली अभी सॉलिड हो गया पूरा यहाँ पे, तो अब ये नीचे नहीं धसेगी ज़मीन, ठीक है. फिर आगे डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें भी पता है डिजीज होती है इससे, ठीक है. सो फ्लाई ऐश में कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे सिलिकेट, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम के ऑक्साइड्स हैं, उसके अलावा लेड, आर्सेनिक एंड कॉपर भी है. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, याद रखना. ये सब पोल्यूटेंट है, ठीक है. तो हमने क्या देखा, हमें ये सब चीज़ें अलग करनी होंगी बजाय एयर में ये सब चीज़ें जाए उससे, ठीक है. तो यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी होती है, एक बेसिकली फिल्टर होता है जिसको बोलते हैं बैक फिल्टर. बैक फिल्टर क्या करता है, जो भी चिमनीज़ में, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है उसमें पोल्यूशन निकला, राइट, तो जो इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकला तो यहाँ पे चिमनी से होते जाएगा. इस चिमनी में काइंड ऑफ बैक फिल्टर होगा जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, इनको रोक लेगा और क्लीन एयर को बाहर जाने देगा. जैसे मान के चलो ये एयर है, पोल्यूटेड एयर यहाँ पे आई, ठीक है. यहाँ पे ना इस तरह से एयर स्पाइरल वे में मूव करते हैं, जैसे चर्निंग होती है ना, बटर की चर्निंग करते हैं, उसी तरह से एयर भी इस तरह से मूव करती है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो एयर मूव करेगी ना, तो एयर तो ऊपर चली जाएगी और जो पार्टिकल्स है ना वो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट नीचे के टुवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे पार्टिकल्स अलग हुए, इसको हमने कलेक्ट करके क्या बोला, फ्लाई ऐश बोला, और यहाँ से जो प्योर एयर थी वो हमने वापस एनवायरमेंट में छोड़ दी. तो इससे क्या हुआ, जो पोल्यूटेड एयर है उसमें से पोल्यूटेड जो भी फ्लाई ऐश थी हमने उसको अलग कर दिया, ठीक है. आगे चलते हैं. अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें दे रखी है, इसको अच्छे से समझना. सॉरी, सी देखो, साइक्लोन सेपरेटर बोलते हैं इसको, याद रखना, साइक्लोन सेपरेटर. तो साइक्लोन सेपरेटर, क्यों उसको साइक्लोन सेपरेटर बोला हमने, क्योंकि साइकिल की तरह ना, जैसे साइक्लोन होता है ना उस तरह से मूव कर रहा है. एंड सेपरेटर क्यों, क्योंकि सेपरेट कर रहा है पोल्यूटेंट को फ्रॉम दी एयर, तो इसको साइक्लोन सेपरेटर बोलते हैं. अब आप ना ये सुन के कंफ्यूज मत हो जाना कि साइक्लोन सेपरेटर है तो जरूर इसका कुछ साइक्लोन से लेना देना होगा, नहीं, इसका लेना देना है एयर प्योरिफिकेशन से, याद रखना, ठीक है. अब नेक्स्ट फैक्ट पे आता है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन कन्वर्ट्स एमोनिया प्रेजेंट इन द सॉइल टू नाइट्रेट. प्लांट एब्जॉर्ब दिस थ्रू रूट्स एंड फॉर्म नाइट्रेट आयंस एंड नाइट्रेट आयंस, ठीक है. अब इस नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयंस, अब इस बात को समझो, हमारी एयर में अच्छी खासी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट हमारे जो प्लांट्स एंड ट्रीज है ना वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते, राइट. उनको चाहिए कि जो भी हमारा नाइट्रोजन है ना वो पहले सॉइल में डिजोल्व हो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स या नाइट्रेट के आयन, एंड फिर इन चीज़ों को जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट थ्रू रूट्स, ठीक है. देयर आर सम बैक्टीरियाज जो बेसिकली इनको कन्वर्ट कर देता है, इतना सा याद रखना, राइट. आगे चलते हैं. अब यहाँ पे म्यूचुअलिज्म हो गया. म्यूचुअलिज्म कैसे, जैसे आप मान के चलो लेग्यूम्स जो होता है ना, लेग्यूम्स की जो रूट्स होती हैं वहाँ पे ना काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम जैसे अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एयर से नाइट्रोजन है ना उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट या नाइट्रेट में, और उसको फाइनली प्लांट यूटिलाइज कर सकता है. प्लांट बदले में क्या करता है, इनको रहने के लिए जगह देता है और खाना देता है इन बैक्टीरिया को, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है उनको भी बेनिफिट मिला और जो प्लांट है उनको भी बेनिफिट मिला, उनको नाइट्रोजन मिल गया, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है प्लांट्स के लिए, ठीक है. तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो गया. म्यूचुअलिज्म मतलब जहाँ पे दो अलग अलग स्पीशीज को बेनिफिट हो एक दूसरे के साथ रहने में, ठीक है. नाउ कम्स बायो इंडिकेटर. बायो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना. बायो मतलब कोई बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, इंडिकेटर मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रहा है. तो कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें एनवायरमेंट के बारे में ना कुछ बताते हैं. जैसे लाइकन्स जो होते हैं ना, जहाँ भी आपको लाइकन्स मिल जाए मतलब वहाँ की जो एयर है वो प्योरीफाइड है. अगर आपको किसी एरिया में लाइकन्स नहीं मिले दैट मीन्स वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है. तो बेसिकली जो लाइकन्स है वो उसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे एयर प्योर होती है, राइट. अब मान के चलो आपका एक शहर है और आपको शहर में बिल्कुल भी लाइकन्स नहीं मिल रहे, तो आप क्या उन लाइकन्स को देख के क्या बता सकते हो कि यहाँ तो बहुत पोल्यूशन होगा, ठीक है. तो जो लाइकन्स है वो एयर पोल्यूटेड वाले एरिया में नहीं रहते, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेड जो एरिया होता है वहाँ पे नहीं रहते, ठीक है. आगे चलते हैं. यहाँ पे कंसेप्ट दे रखा है लाइकन्स आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन, इसकी वजह से वो सिटीज़ के आसपास नहीं मिलता है, राइट. नाउ इसमें कुछ मतलब सिटीज़ बता रखी है, हालांकि पुराना डेटा है 2018 का है. आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ अपडेट दिस डेटा. बता रखा है कि यहाँ पे 4 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ कौन सी है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ एंड आगरा, उत्तर प्रदेश का बता रखा है, ठीक है. आगे चलते हैं. फिर जो गाजियाबाद, इट वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि PYQ में आ चुका है और रिपीट भी हो चुका है, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 8 पोल्यूटेंट को नापता है, ठीक है. कौन से को, पहले तो PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर. पर्टिकुलेट मैटर मतलब जैसे हमने बताया ना कि हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसको सूट बोलते हैं, राइट. ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, ये जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके हमको हार्म कर सकते हैं, ठीक है. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर. PM 2.5 होता है, एक PM 10 होता है, ठीक है. तो 2.5 है PM 2.5, एक है PM 10, याद रखना. तो ये तो 2 पर्टिकुलेट मैटर हो गया. 2.5 मतलब ये साइज इनका अलग अलग माइक्रॉन्स में. नाउ और कौन कौन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, याद रखना. PB मतलब लेड,
अब यूपीपीसीएस आपसे क्या पूछेगा, आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उसमें दे देगा CO2। अब बताओ CO2 है क्या यहाँ पे, नहीं है। मीथेन है, CH4 है क्या इसमें, नहीं है। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, मतलब क्वेश्चंस बना बना के पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। आगे चलता है, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा दे रखा है जो मुझे नहीं लगता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसको रीड कर लो क्योंकि यूपीएससी में पहले पूछा हुआ है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन जो होती है ना, उसको एवरेज ऑफ 8 आवर्स पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा जो अदर पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको हम 24 आवर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन को हम पढ़ेंगे एवरेज ऑफ 8 आवर्स में, और जो बाकी पोल्यूटेंट उनको हम पढ़ेंगे 24 आवर्स के एवरेज में, ठीक है। इट इज नोटेबल दैट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को हम पोल्यूशन में नहीं नापते, क्यों? क्योंकि वैसे ही अच्छी गैस है, अगर कम अमाउंट में तो ये अच्छी गैसेज है क्योंकि हीट मेंटेन करके रखती हैं, बट इससे हम अगर जितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन होगा दैट मीन्स उतना ही हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, एक ना कलर कोडिंग दे रखी है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स मेंस में भी, मतलब मेंस में तो हालांकि साइक्लोन में आया था, बट मेंस में इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कलर कोडिंग दे रखी है और उसको एक बेसिकली बोल सकते हैं सीरीज अलॉट कर रखी है। अब ऐसे समझो, ज़रूरी नहीं है हर इंसान के पास इतनी आप बोल सकते हो लिटरेसी हो या उसके पास इतनी नॉलेज हो कि उसे पता हो कि हाँ अगर ये डेटा दे रखा है 51 to 100 है, इज इट सेफ और नॉट। इनफैक्ट आपको और मेरे को भी नहीं पता होगा कि क्या सेफ है क्या नहीं है। तो क्या होता है, हम ना बेसिकली उसको कलर से डिनोट करते हैं। आपको पता है फॉर अस ग्रीन मतलब सेफ होगा और रेड का मतलब क्या है, हार्म, राइट, या फिर डेंजर, राइट। तो जो लाइट ग्रीन है ना वो हमने रखा है गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री, मतलब लाइट ग्रीन मतलब एयर साफ है, अच्छे से सांस लो, कोई दिक्कत नहीं है। येलो का मतलब क्या है, बहुत कम, मतलब मॉडरेटली पोल्यूटेड है, इंपैक्ट वगैरह इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इन दो चीज़ों पे फोकस करेंगे, कलर और उसकी सीरीज, ठीक है। तो अगर ये इंडेक्स याद हो पाए तो याद कर लेना, वेरी गुड, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 50 याद कर लो, फिर 50-50 का डिफरेंस है ज़्यादातर, 50-100 ऐसे करके डिफरेंस है, ठीक है। सॉरी 50 से 100 याद कर लो, फिर 100 का डिफरेंस है, राइट। अब एक बात समझो, लाइट ग्रीन मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो गुड सेटिस्फैक्ट्री हमने उसको बोल दिया। येलो का मतलब क्या है, कुछ तो दिक्कत है, मतलब मैंने उसको मॉडरेटली पोल्यूटेड बोल दिया। ऑरेंज का मतलब क्या है, पुअर, मतलब अच्छी नहीं है, मत लो सांस यहाँ पे। रेड मतलब वेरी पुअर, मतलब अलार्मिंग हो गया है। डार्क रेड और मरून का मतलब है भाई यहाँ तो जिंदा ही नहीं रह सकते, भागो यहाँ से, सिंपल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ऑर्डर याद हो गया, लाइट ग्रीन फिर येलो, ठीक है, उसके अलावा ऑरेंज, रेड और डार्क रेड या फिर मरून, सिंपल हो गया ये ऑर्डर। ये मान लो नहीं भी याद है तो 50 से स्टार्ट करो, 50 से 100 हो गया, ग्रीन लाइट ग्रीन, ठीक है। फिर हमारा हो गया 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, इस तरह से अपने याद कर लो, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हमने 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्टिंक्शन अपनाया था, सो दैट लोगों को कंफ्यूजन ना हो, उनको एक कलर दिखे, उनको पता हो कि हाँ ये नंबर है, दीज आर दी नंबर्स, ठीक है। और इससे उनको पता चल पाए कि हाँ अभी हमें जो एयर है वो सेफ है कि नहीं है। तो बेसिकली दिल्ली वहाँ पे क्या करते हैं, दिल्ली गुड़गांव वाला जो एरिया है यहाँ खूब पोल्यूशन होता है, तो लोग घर से बाहर निकलने से पहले अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं अपने फोन पे, अपनी करंट लोकेशन पे। अगर उनको रेड दिखता है तो वो जाने से नहीं जाते बाहर, अगर उनको लगता है ग्रीन है या येलो है तो वो बाहर चले जाते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे क्या क्लाइमेट एंड क्लीन एक्शन कोलिजन हुआ था, अगेन इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट यहाँ पे बस फोकस किया था कि मीथेन एंड ब्लैक कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम थोड़ा कम कर सकें, ठीक, सॉरी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हम थोड़ा कम कर सकें। आगे चलते हैं। नाउ देयर इज कंसेप्ट ऑफ कैटालिस्टिक कन्वर्टर, राइट। तो कैटालिस्टिक कन्वर्टर क्या करता है, अगेन ये ना किसी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन्स को किसी और हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करता है, बट द कैच इज कि थोड़े नॉन हार्मफुल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो हमारी कार्स होती है, आपने देखा कि कार्स की ना चेकिंग होती है, पुलिस वाले चेक करते हैं कि पोल्यूशन है कि नहीं है, ऐसा पूछते हैं भाई पोल्यूशन है कि नहीं है ना। और अगर पोल्यूशन नहीं होता तो आपके पास चालान लगता है आपका। तो क्यों? क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, जब हमारे कार में से हार्मफुल गैस निकलने वाली होती है ना, क्योंकि कंबशन हुआ पोल्यूटेंट्स का, तो उसके ऊपर ना एक डिवाइस बेसिकली होता है, वो डिवाइस पोल्यूशन को थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैटालिस्टिक कन्वर्टर करता है। अब क्या रिएक्शन है क्या नहीं, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसमें बस इतना देख लो कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड को इन्होंने नाइट्रोजन में चेंज कर दिया, HC5 को इन्होंने CO2 एंड वाटर में चेंज कर दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को इन्होंने ऑक्सीजन में चेंज कर दिया, ठीक है। सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में चेंज कर दिया। तो बेसिकली जो भी बहुत हार्मफुल गैसेज हैं उनको उन्होंने कम कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ एयर पोल्यूशन कॉज ड्यू टू डोमेस्टिक एक्टिविटीज नोन एज डोमेस्टिक एयर पोल्यूशन, मतलब हमारी जो एक्टिविटीज है ना, इंडोर एक्टिविटीज हो गई या आपके मेरी वजह से जो हमारे घर में पोल्यूशन हो रहा है उसको हम डोमेस्टिक एयर पोल्यूशन बोलते हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन समझ गए ना, मतलब घर के अंदर हो रहा है, घर का मतलब घर नहीं, किसी बिल्डिंग के अंदर। अब ना एक गैस होती है, रेडियम गैस होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गैस की वजह से ना बहुत पोल्यूशन होता है। अब ये गैस आई कहाँ से, ये बेसिकली रेडियम से रिलीज होती है, बहुत हार्मफुल गैस होती है और ये रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है, राइट। कलरलेस होती है, अडरलेस होती है, रेडियो एक्टिव होती है। ये नेचुरली सॉइल में से भी रिलीज होती है एंड काफी कंपोनेंट से भी रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो नेचुरली सॉइल से भी रिलीज होती है, याद रखना। अब क्यों बोलते हैं कि आपके घर में खिड़कियां होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बाहर की जो हवा है वो अंदर आती जाए, बाहर की फ्रेश एयर अंदर आए और अंदर अगर जो पोल्यूटेड एयर है, जो रेडियन से जो पोल्यूटेड एयर है वो बाहर चली जाए,
राइट। तो अगर आप अपने घर में रहते हो और अपनी खिड़कियां वगैरह नहीं खोलते, ठीक है, इतना आपके यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो आपको रेडन की वजह की पॉइजनिंग होना काफ़ी नॉर्मल है। इसकी वजह से लंग कैंसर एंड बेसिकली ब्लड कैंसर एंड लंग्स कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कंसेप्ट ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या होता है इसको समझो। बेसिकली जो हमारा रेन है, हर किसी लिक्विड का एक पीएच होता है। पीएच आई होप आपको पता होगा। पीएच बेसिकली नेगेटिव एल्गोरिथम होता है, नेगेटिव लॉग होता है ऑफ हाइड्रोजन, जो हमें बताता है कि जो सामने वाली चीज़ है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इफ देखो इसमें स्केल होता है 1 से लेकर के हमारा 14 तक, ठीक है। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, 7 से कम है। अगर 1 से लेकर के 7 के बीच में है तो इट इज़ एसिडिक, अगर 7 से लेकर के 14 के बीच में तो इट इज़ बेसिक, सिंपल। अब एक बात समझो, हमारा जो वाटर है ना, हमारे जो क्लाउड्स बने, क्लाउड्स के आसपास हार्मफुल गैस है। क्लाउड्स कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या है? NO2, SO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो N से क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड। S से क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। और C से क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। तो ये जो गैसेज हैं ये हमारे बादलों में जो वाटर है उससे रिएक्ट करके एसिड बना लेंगी। कौन से? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड्स बना लेंगी। अब जब बारिश होगी ना तो उस पानी में ये एसिड डिजोल्व होकर आएगा अर्थ पे। अब आपको पता है एसिड क्या करता है भाई? एसिड बिल्कुल स्किन को भी खत्म कर सकता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स उसको खत्म कर सकता है। अगर गलती से आपसे एसिड गिर गया ना जमीन के ऊपर, अगर आपका मार्बल का जमीन है वो भी पूरा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एसिड आपको पता है कितना खतरनाक है। अब दिक्कत क्या होती है? माना कि पानी में डिजोल्व होकर आ रहा है, अगर एसिड किसी प्लांट के ऊपर गिरा तो जो उसकी लीव्स है ना उसको इरोड कर देगा, खत्म कर देगा। अगर एसिड किसी बिल्डिंग के ऊपर गिरा, ठीक है, तो बिल्डिंग जो है ना उसको इरोड कर देगा, बाहर से उसकी जो बिल्डिंग है उसको बिल्कुल खराब कर देगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? ताजमहल। ताजमहल की जो बाहर की लेयर है वो एसिड रेन की वजह से खराब होने लगी थी। अब आपसे पूछते हैं कि बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन की इसकी डेफिनेशन है कि 5.6 से जो कम पीएच लेवल होता है ना उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। बेसिकली अगर आप बारिश हुई और आपने उस पानी को पीएच लेवल उसको चेक किया और वो अगर 5.6 से कम है तो दैट मीन्स एसिडिक रेन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें भी ना देखो मॉइस्चर एक्यूमुलेशन होता है, ड्राई एक्यूमुलेशन होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉइस्ट है तो यहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होगा, दैट मीन्स रेन, फॉग, आइस वगैरह हो गया। अगर ड्राई है तो बेसिकली एयर में होगा, ठीक है। अब ये मत समझना कि ना जो एसिड होता है वो केवल लिक्विड होता है। एसिड में क्या होता है? देखो एसिड की ना गैस भी होती है। अब जैसे ये पानी से टकराएगी ना तो वो वही वाला रिएक्शन देगी जो लिक्विड एसिड देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सी यहाँ पे देखो, SO2 gas is produced from different sources after absorbing moisture from sulfuric acid H2SO4. SO2 combines with rainwater causing acid rain, ठीक है। तो याद रखना जो SO2 है, ठीक है, मतलब हमारी जो सल्फर ऑक्साइड जो हमारी गैस है, ये गैस वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग्स की बाहर की लेयर को इरोड करती है, कोरोड करती है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर ये बिल्डिंग है तो आपकी बिल्डिंग की बाहर की लेयर पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसको हम क्रैकिंग गैस भी बोलते हैं। ये मैंने आपको क्यों स्टार मार्क बनवाया है? यूपीपीसीएस ने एक बार पूछा था लाफिंग गैस कौन सी होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस। तो इसी तरह से आपको क्रैकिंग गैस पता होनी चाहिए कौन सी है? SO2, ठीक है। फिर मैंने आपको ताजमहल का एग्जांपल दिया था। ताजमहल के पास, ताजमहल इज इन आगरा, आगरा के पास में क्या? मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है, वहां से SO2 का रिलीज होता था, ठीक है। SO2 किस में गया? बादलों में जाके मिला, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या हुआ? एसिड रेन हुई और ताजमहल का जो बाहर की लेयर है उसका इरोजन हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। नाउ एक कंसेप्ट दिया है, लेक्स आर बिकमिंग बायोलॉजिकली डेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ एसिड रेन, इट इज नोन एज लेक किलर, ठीक है। तो अब क्या हुआ? एक बात समझो, ये एक वाटर है, एक पॉन्ड है या लेक है, यहाँ पे रहती है फिश। ये फिश एक सर्टेन पीएच में रहती है, ना ज़्यादा एसिडिक में रह पाएंगी ना ज़्यादा बेसिक में रह पाएंगी, राइट। अब क्या हुआ? यहाँ पे आई रेन, ये रेन ने क्या किया? इस रिवर में, इस वाटर में एसिड को ऐड कर दिया। इससे क्या होगा? जो फिश है, जो प्लांट है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? ऑब्वियसली आप खुद बताओ ना, आपको अगर एसिड में डाल दें आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन कम हो तब भी नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, राइट। आप जो पानी पी रहे हो उसमें एसिड डाल दो तो जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो दैट मीन्स क्या है? ये बहुत हार्मफुल हो जाता है और वहाँ पे जो भी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रखा है। पहली बात तो जैसे आगरा का इसमें बता रखा है कि जो आगरा है ना उसका पीएच 9.1 से गिर के 6.3 हो गया था, ठीक है। खैर इसको छोड़ो। यहाँ पे एसिड इन्फॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर है? मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। अब यहाँ पे हमने कुछ एसिड गैस दे रखी है, उनका नेचुरल सोर्स एंड मैनमेड सोर्स दे रखा है। इसको बस रीड आउट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन जो सोर्सेज होते हैं ना उसमें यूपीएससी बहुत इंटरेस्टेड है, तो यूपीपीसीएस भी काफी इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक। तो जो N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से निकलता है? नेचुरली वोल्केनो से निकलेगा या फिर डिके ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट। भाई आप और मैं किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन में क्या है? नाइट्रोजन है। जब हमारा डिकम्पोजिशन होगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलेंगे, राइट। या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक्स। एक बात समझना, जब भी लाइटनिंग होती है ना, बिजली गिरती है, तो जो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, नाइट्रोजन फॉर्म में, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। फिर मैनमेड क्या होगा? ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट फायर, इन सबको जब हम बर्न करते हैं तो हमारा नाइट्रोजन रिलीज होता है। मतलब इट इज मोर और लेस सेम। कार्बन का भी ऐसे ही स्टोरी है, ठीक है। और
सल्फर का भी ऐसी स्टोरी है। सल्फर कहाँ से निकलता है हमारा? वोल्केनिक इरप्शन से निकलता है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स फायर एंड सीज से भी निकल रहा है, ठीक है। और ये अगर हम मैनमेड देखें तो कहाँ से निकल रहा है? कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बहुत यूज़ करती है सल्फर को। आगे चलते कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली कहाँ से निकल रहा है? रेस्पिरेशन से निकल रहा है, डिकम्पोजिशन से निकल रहा है, एंड आउटगैसिंग फ्रॉम ओशन। ओशन से भी बाहर निकलती है, ओशन में भी गैसेज आती जाती रहती हैं। मतलब ये ओशन का पानी है तो बाहर की एयर डिजोल्व होती है पानी में, और पानी से भी एयर बाहर जाती है, याद रखना। फिर इसका नेचुरल अगर हम मैनमेड देखें तो क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस वगैरह, एंड फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम। सिंपल से समझो एक चीज को। मैं यहाँ पे एक काम करते पेज ऐड कर लेती हूँ। सी इस बात को समझना। मानो ये एक लेक है, ठीक है, ये एक लेक है, मैंने इसको एक बोल की तरह बनाया है। अब ये लेक में ना मान के चलते हैं यहाँ पे 100 फिश है एंड यहाँ पे 100 प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लेक है और यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इस लेक में फेंकती है, ठीक है। या फिर इसके आसपास एक खेत है, क्या है, फार्म है। इन फार्म में फर्टिलाइजर यूज होते हैं जिसमें हमारा आप बोल सकते हो पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और जब बारिश हुई ना तो ये फार्म के लैंड पे से ये जो भी पोल्यूटेंट है बह के किस में आ गए? इस लेक के अंदर आ गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, इस लेक के अंदर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस जैसी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई, सिंपल। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, ये ना न्यूट्रिएंट है, क्या है, न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट किसके लिए है? एल्गी के लिए। एल्गी मतलब काई। काई को नहीं बहुत पसंद है। एक बात समझो, जितना ज़्यादा खाना होगा ना, जितना फूड होगा ना, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, सिंपल सी बात है, राइट। अगर ग्रास इंक्रीज हो गई तो डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, अगर डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक। अब जैसे न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो गया तो एल्गी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। एल्गी मतलब काई। काई कहाँ लगती है? ये जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना लेक की, यहाँ पे काई जमा हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत गंदे तालाब हो ना, उनके ऊपर इतनी मोटी मोटी लेयर काई की जमा होती है, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर किसकी लेयर जमा होगी? तो इसको क्या बोलेंगे? एल्गल ब्लूम, ठीक है, एल्गल ब्लूम। मतलब एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई, अब पूरे में एल्गी आ गई। अब एक बात बताओ, इसके नीचे प्लांट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिश है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स हैं और फिश है। अब यहाँ पे जो सन है, जैसे सन की लाइट आ रही है, बट क्या सन की लाइट अंदर तक नीचे तक जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर एल्गल ब्लूम ने सनलाइट को अंदर ही नहीं जाने दिया, है कि नहीं। तो इसके नीचे जो प्लांट्स है ना, जिनको सनलाइट चाहिए थी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सारे प्लांट्स मर जाएंगे। प्लांट्स मर गए, अब प्लांट्स सारे मर गए। अब अंदर क्या है? फिश बची हैं। हमने मान के चला 100 प्लांट्स थे, 100 के 100 प्लांट्स मर गए। क्यों? क्योंकि सनलाइट ही नहीं आ रही, तो कैसे बनाएंगे खाना भाई, है ना, ये मर गए। अब यहाँ पे फिश है, राइट, तो कितनी फिश है? 100 फिश है। अब फिश के पास ऑक्सीजन तो बची नहीं ना, ऑक्सीजन कौन बना रहा था? ये प्लांट्स बना रहे थे, बट ये ऑक्सीजन तो बची नहीं, राइट। तो क्या होगा, जो एनिमल्स हैं ये भी मरना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, एनिमल्स प्लांट सब मर गए तो इनकी डेड बॉडी जमा हो गई, प्लांट एंड एनिमल की डेड बॉडी जमा हो गई। यहाँ पे ना फिर कुछ अलग बैक्टीरिया आ देंगे, बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे अपने आप, नेचुरली नेचर बनेगा बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया बहुत हार्मफुल गैसेस को रिलीज करेंगे, सल्फर की बहुत गंदी गंदी गैसेस को रिलीज करेंगे, जिसमें बहुत बदबू आती है, ठीक है। ये गैसेस हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। दिस प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एक इकोसिस्टम था, एक लेक थी, उसमें अच्छा खासा प्लांट एनिमल रह रहे थे। बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट आ गए, कहाँ से? पोल्यूशन से आए, जो आसपास फर्टिलाइजर है वो आ गया, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज है उन्होंने पोल्यूशन किया, उसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो गई, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, राइट। अब एक बात समझो बहुत ध्यान से, यहाँ पे कंसेप्ट आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमने बोला था यहाँ पे 100 फिश हैं, उनको लेट्स इमेजिन 100 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए थी, राइट। तो जो उनकी डिमांड थी, क्या फुलफिल हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। सारे जो प्लांट्स थे वो अच्छे खासा 200 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन बना रहे थे। तो जो फिश को कभी डिमांड नहीं हुई, उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी ऑक्सीजन की, क्योंकि उनको मिल रही थी। डिमांड थी क्या? नहीं थी, ऑलरेडी सब सारी ऑक्सीजन अवेलेबल थी, तो डिमांड तो होगी नहीं। बट जब पोल्यूशन ऐसे इंक्रीज होता है ना, तो अमाउंट ऑफ जो प्लांट होते हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, राइट। क्योंकि ऊपर एल्गल ब्लूम आ गया तो प्लांट की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। एक बार में सारे प्लांट्स नहीं मरेंगे, धीरे धीरे मरेंगे। तो जैसे प्लांट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारे ऑक्सीजन की डिमांड है ना वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जो एनिमल्स है ना नीचे, जो भी हमारे फिश वगैरह हैं, उनको वो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई ऑक्सीजन की डिमांड? क्योंकि ऑक्सीजन बची नहीं ना, इस इक्वेटिक सिस्टम में ऑक्सीजन बची नहीं, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ जो प्लांट्स है। इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब याद रखना, जब भी ऑक्सीजन डिमांड हमारी इंक्रीज होगी ना, जब भी हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है? पोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब इस एक्वेटिक सिस्टम में उतनी ऑक्सीजन नहीं बची कि यहाँ के एनिमल्स अच्छे से रह पाए। इसका मतलब कि यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो मरने लग गए, सिंपल। अब आते हैं इस कंसेप्ट पे। तो एक बात समझो, यूट्रोफिकेशन आप समझ गए, एल्गल ब्लूम समझ गए, जब अचानक से एल्गीज इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। अब इसकी वजह से क्या होता है? अगेन एल्गी की वजह से ऑक्सीजन हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स मर गए, उसकी वजह से फिर एनिमल्स भी मर जाएंगे, राइट। यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का। इसमें हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से हम ये बताते हैं कि कितना पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन कितना है। तो अगर हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, दैट मीन्स पोल्यूशन हमारा ज़्यादा है, सिंपल। अब
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है हमारे डी ओ का मतलब कि डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन अच्छी खासी है तो सीधी सी बात है डिमांड होगी नहीं किसी चीज़ की, भाई ऑलरेडी प्रेजेंट है जब ऑक्सीजन, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी क्या, नहीं होगी। जब ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल। आगे चलते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, हमें इसमें एक डेटा है उसको याद करना। जब हमारी डिजोल्व ऑक्सीजन बिलो 8.0 मिलीग्राम पर लीटर होती है तो हम बोलते हैं कि वाटर इज कंटामिनेटेड, मतलब पोल्यूशन हो गया है। अगर 4.0 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाती है ना तो बोलते हैं हाईली पोल्यूटेड है। तो बेसिकली वाटर को बिना टेस्ट करे केवल उसकी ऑक्सीजन देख के आप बता सकते हो कि इसमें बेसिकली कितना पोल्यूशन है, ठीक है। तो गंगा रिवर जो है कानपुर इलाहाबाद में हमें देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करता है अंडरग्राउंड वाटर में, ठीक है। इसकी वजह से एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं ब्लैक फुट डिजीज, राइट। इसको रीड करते हैं। अब आर्सेनिक कहाँ से आया, एक्चुअली एनवायरमेंट में निकला कहाँ से, बिकॉज ऑफ वॉल्केनोस, ओशनिक वाटर्स एंड अदर मिनरल वाटर्स, तो मतलब नेचुरली हमारे ग्राउंड में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर में डिजोल्व हो जाता है। हमारे पास जो टैप्स में वाटर आता है मेजरली कहाँ पे आता है, सिटीज़ में, थ्रू अंडरग्राउंड वाटर। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा आर्सेनिक जो होता है पानी में मिलकर आता है एंड वहाँ पे ब्लैक फुट डिजीज होती है। नाउ आपको क्या याद रखना है सब में कि आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, ब्लैक फुट डिजीज, याद रखना। आर्सेनिक की वजह से क्या होता है, ब्लैक फुट डिजीज। आगे चलते हैं। अब ये ना बेसिकली पेस्टिसाइड एंड वीबीसाइड्स की वजह से भी आ रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिनिमम लेवल बताया है सेफ्टी ऑफ आर्सेनिक, कितना 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी आपसे पूछेगा कि मर्क्यूरी का मिनिमम लेवल होता है कि नहीं। इसी तरह से आर्सेनिक का भी पूछ सकते हैं कल को यूपीपीसीएस, राइट। तो इस तरह से याद रखना कि इसका मिनिमम WHO ने कितना दिया, 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। अब यहाँ पे बता रखा है कि हमें ये जो हमारी अंडरग्राउंड वाटर पॉइजनिंग है बिकॉज ऑफ आर्सेनिक कहाँ कहाँ देखने को मिली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर, ठीक है। इन सब जगहों पे हमको देखने को मिली है। बट द इशू इज, ये अब आपसे ऐसे तो पूछेंगे इन डायरेक्ट प्रीलिम्स में, दिस इज द डेटा दैट यू कैन यूटिलाइज इन योर मेन्स, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो दामोदर रिवर जो है ना, उस रिवर को हमने नाम दिया है बायोलॉजिकल डेजर्ट, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन आया है ना थ्रू कोल माइंस एंड इंडस्ट्रियल एरिया कि यहाँ पे भी बिल्कुल जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसकी डेथ हो चुकी है। ओके आगे चलते हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा केमिकल पोल्यूशन करती है, दैट इज लेदर इंडस्ट्री। नाउ यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या आता है, एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में कौन सा एरिया है, कौन सी सिटी है जो लेदर के लिए फेमस है, ठीक है, लेदर शूज़ के लिए काफ़ी फेमस है, दैट इज आगरा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब ये भी थोड़ा पुराना डेटा है बट जस्ट रीड इट आउट, हम इसको बस रीड कर लेंगे, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 85% रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन ग्राउंड वाटर, रिमेनिंग 15% पॉपुलेशन गेट पोर्टेबल वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स और ओपन सोर्स ऑफ वाटर। तो बेसिकली 85% ऑफ जो हमारे रूरल पॉपुलेशन है वो अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है। अब एक बात बताओ, अगर अंडरग्राउंड वाटर आर्सेनिक से पोल्यूटेड है, 85% ऑफ पॉपुलेशन जो है उनको आर्सेनिक क्या हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, उनकी पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। और कौन कौन से केमिकल हमारे अंडरग्राउंड वाटर को हार्म करते हैं, आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड यूरेनियम। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यूपीएससी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोल्यूटेंट ऑफ वाटर या अंडरग्राउंड वाटर, ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसको याद रखना, फ्लोराइड होता है, क्या होता है, फ्लोराइड एक कंपोनेंट होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे जो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिला हुआ होता है। ये हमारे ना गम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे गम्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लोराइड इनहेल, मतलब आपने जो बच्चा है, जो छोटा बेबी है, उसने अगर बहुत ज़्यादा फ्लोराइड खा लिया, उसके फूड में चला गया, तो उसको नॉकनी सिंड्रोम हो सकता है। नॉकनी क्या होता है, जैसे इंसान के पैर होते हैं ना, ये इसका घुटना है, ये इसके पैर है, सॉरी फॉर दिस ड्राइंग। तो क्या होता है, कभी कभी ना उसके घुटने ऐसे हो जाते हैं, मतलब उसके घुटने ना थोड़े से पास में आता है। नॉकनीज आपने देखी होंगी, नहीं देखा तो गूगल कर लेना। तो बेसिकली लोगों के जो नीज है ना वो थोड़े पास में आता है, जो एडिकेट डिस्टेंस होता है उनके बीच में डिस्टेंस नहीं रहता, इसको बोलते हैं नॉकनीज। ये नॉकनीज किसकी वजह से होता है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। इसको फ्लोरोसिस भी बोलते हैं। इसकी वजह से हम्ड बैक भी हो सकती है। बेसिकली आपने देखा होगा आपके गर्दन के पीछे ना एक छोटा सा, जहाँ पे आपका स्पाइन खत्म होती है ना, आपकी गर्दन स्टार्ट होती है, वहाँ पे ना हम्प आ सकता है। आप बैठ के पढ़ते हो उसकी वजह से भी आ सकता है, बट काफ़ी बड़ा हम्प हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लोराइड की वजह से क्या हो रहा है, नॉकनीज हो रही हैं, फ्लोरोसिस हो रहा है, हम्ड बैक हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ सी पोल्यूशन देख रहे हैं, तो सी पोल्यूशन में क्या होता है ना, एसिडिफिकेशन होता है। क्या होता है, एसिडिफिकेशन। इसका मतलब एसिडिफिकेशन का अगेन हर एरिया का पीएच होता है। तो अगर जो वाटर है, ओशन में जो वाटर है, उसका पीएच लेवल कम हो जाए, मतलब एसिडिटी बढ़ गई, मतलब क्या हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी ना, बहुत ध्यान से सुनो, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ज़्यादा हमारा ओशन एसिडिफिकेशन होगा, समझ गए। अगर आपने कभी फिश पाली है ना, तो आपको पता होगा एक फिल्टर होता है, उसके अंदर ऐसा बोल होता है ना, जैसे फिश बोल होता है, उसके अंदर फिल्टर लगाते हैं। तो क्या होता है, बाहर की जो एयर होती है ना, उसमें बबल्स की तरह बाहर उस पानी में निकलती रहती है। क्यों, क्योंकि जो बेसिकली एक्वेटिक फिश भी है, उनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, पानी में एयर डिजोल्व होती है। आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें एयर डिजोल्व होती है ना, है कि नहीं। उसी तरह से पानी में भी एक एयर डिजोल्व होती है। जब पानी को बॉईल करते हो तो उसमें से एयर निकलती है, कौन सी एयर निकल रही है, वो डिजोल्व एयर निकल रही है, ठीक। तो इसी तरह से जो भी एयर होती है वो किस में डिजोल्व हो जाती है, पानी में डिजोल्व हो जाती है।
अब क्या हुआ, अगर बाहर के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वही एयर किस में डिजोल्व हो गई, ओशन के वाटर में होगी, और ओशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बढ़ेगा ना तो कार्बोनिक एसिड के आयरन बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जो कार्बोनिक एसिड के आयन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके पास शंख होता है, आपने देखा ना शंख इस तरह का शंख होता है, ऐसे करके कुछ शंख जैसा होता है, राइट, ऐसे शंख बना होता है। तो शंख को ना डिजोल्व कर लेता है, जो कोरल्स होता है ना, कोरल्स, उन कोरल्स को भी डिजोल्व कर लेता है। तो एक बात समझना, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा कार्बोनिक एसिड के आयंस उतना ज़्यादा हमारे डिजोल्व हो जाएंगे, जो भी एक्वेटिक या क्रस्टेशियन एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे जो कोरल्स हैं, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी हार्म होगी। सिंपल। आगे चलते हैं। अब जो कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, मतलब ऐसे कोई भी फाइटोप्लैंक्टॉन जिस पे एक कैल्शियम की लेयर होती है, वो सब कौन डिजोल्व कर लेगा, ये एसिड डिजोल्व कर लेगा। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट ग्रोथ ऑफ एल्गी, हमने देख लिया था अभी एल्गल ब्लूम में। आगे चलते हैं। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस देन इट इज नोन एज नॉइस। अब देखो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पुराने टाइम का था, मतलब अभी इट इज नॉट इन करंट अफेयर्स, तो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हम डायरेक्ट उन चीज़ों पे फोकस करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो साउंड क्या होती है, कोई भी आवाज़, आपके और मेरे आसपास जो आवाज़ है उसको क्या बोलते हैं, साउंड। शोर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवाज़ एंड शोर। शोर एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत हाई इंटेंसिटी की आवाज़, बहुत तेज आवाज़ आ रही हो, जो अनप्लेजेंट हो आपके लिए, दैट इज शोर, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉइज। सिंपल। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड। हम जैसे अब ऑब्वियसली हम वेट को किस में नापते हैं, ग्राम में, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में, तो हम साउंड को किस में नापते हैं, डेसिबल में। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के ऑनर में हमने इसको नाम दिया डेसिबल। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, 20 से लेकर के 20,000, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, 20 से लेकर के 20,000 बेसिकली डेसिबल के बीच में ही आप और मैं सुन सकते हैं। अगर 20 से नीचे है और 20 से ऊपर है तो हम सुन नहीं पाएंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सोनिक। सी, जब भी कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं सोनिक बूम, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पीड होती है ना सोनिक बूम की, हम उसको मैचेस में काउंट करते हैं, किसमें, मैच। 1 मैच मतलब इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक। 2 मैच मतलब डबल ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। 3 मैच मतलब थ्राइस, ठीक है। तो 1 मैच का मतलब क्या हो गया, इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, एंड जितने भी मैच होंगे उतना टाइम्स ऑफ साउंड की स्पीड हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। नाउ देयर इज कंसेप्ट ऑफ ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर पूछ सकते हैं डायरेक्टली टर्म कि क्या होता है ग्रीन मफलर। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी एरिया में ना ढेर सारे पेड़ों को ग्रो करते हैं। पेड़ों को ग्रो क्यों करते हैं, पेड़ ना आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो दैट बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन ना हो। इसका बेस्ट एग्जांपल देखना, कभी आप किसी नए घर में गए हो, बिल्कुल नया घर हो, कोई फर्नीचर वर्नीचर कुछ ना हो, तो वहाँ ना आवाज़ गूंजती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स टू एब्जॉर्ब नॉइज। ऑन दी अदर हैंड, मान लो एक घर है, उसमें सोफ़ा है, सब कुछ है, एसी वेसी, बेड वेड सब कुछ है, ठीक है। आप उस रूम में जाओ, चिल्लाओ तो आवाज़ गूंजेगी नहीं। तो आवाज़ गूंजती कहाँ पे, जहाँ पे कोई चीज़ होती नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट, वहाँ पे एको क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन मफलर है वो क्या करता है, बेसिकली नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड पोल्यूशन को कम कर लेता है। आगे चलता है। नाउ कम सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है, हमने अभी तक देखा ना, जो भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा था, या फिर जो भी हार्मफुल कंपोनेंट लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सॉइल में अगर चला जाए तो दैट है सॉइल पोल्यूशन, राइट। अब दिक्कत क्या है, मान लो सॉइल में कोई भी पोल्यूटेड चीज़ गई, तो जब बारिश, ये सॉइल है, ठीक है, जब बारिश होगी ना, तो ये ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर पे जितने पोल्यूटेंट है वो पानी में मिल जाएंगे। अब या तो ये बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएंगे, या फिर क्या होगा, ये बह के आसपास की जो रिवर है, आसपास की जो लेक है, उसमें चले जाएंगे और वाटर पोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, आगे चलते हैं, इसमें भी देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं। जैसे इसमें दे रखा है यूट्रोफिकेशन, आप समझ गए, जो मैंने आपको बताया था, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक। उसके अलावा नाइट्रेट पोल्यूटेंट्स ये वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। आगे चलते हैं। आता है प्लास्टिक पोल्यूशन। देखो प्लास्टिक पोल्यूशन ना हमारे सॉइल पोल्यूशन का ही एक पार्ट है। प्लास्टिक बेसिकली सॉइल को तो पोल्यूट करती है। तो प्लास्टिक क्या होती है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो सॉइल में डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। अब आपने देखा ना, वो हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। पॉलीथीन मतलब पॉलीमर ऑफ इथाइलिन, C2H4, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है, आर्टिफिशियली बनता है, नेचर ने तो नहीं बनाया इसको। इसमें क्या होता है, आप सबको पता है प्लास्टिक क्या है, ये बेसिकली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। अच्छा, इसको किसने बनाया था, गिलियो नटा एंड कार्ल जेगलर ने, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री का। बेसिकली प्लास्टिक बनाया तो अच्छी चीज़ के लिए था, बट हमने उसको इतना यूज़ कर लिया कि उसने हमारे जो भी हमारा जो इन्वायरमेंट उसको बहुत पोल्यूट करके रख दिया है, ठीक। आगे चलते हैं। प्लास्टिक बैग क्या है, इट इज थर्मोप्लास्टिक विच इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बता चुकी मैं आपको। रेडियो एक्टिव एंड अदर गैसेस देखते हैं, अलग टाइप के पोल्यूशन। एक क्या होता है कि इंसिडेंट हुआ था, चर्नोबिल हुआ था ना, यूक्रेन। आपने शायद नेटफ्लिक्स पे इस पे ना सीरीज भी आई है, चर्नोबिल। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक ना रेडियो एक्टिव प्लांट था, मतलब प्लांट था यहाँ पे, जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल यूटिलाइज होता था एज फ्यूल न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक है। वहाँ पे ना वो जो मटीरियल था ना वो लीक हो गया, एंड वो इतना बड़ा लीक हुआ कि जो पूरा शहर है ना, वहाँ के पूरे सब लोगों में पॉइजनिंग हो गई, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, एंड इतना बड़ा चेंज हुआ है ना
कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। एक बात समझना, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ना वो आपके डीएनए को ऑल्टर कर सकता है, आपके टिश्यूज़ को डिजोल्व करके खत्म कर सकता है, मतलब लेजिट खत्म कर लेगा। जब हमारा न्यूक्लियर अटैक होता है ना फर्स्ट इन वर्ल्ड वॉर 2, तो जो पूरा जापान में जो एरिया था ना जहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पे गिरा था बॉम्ब, वहाँ पे लोग इवेपोरेट हो गए थे लेजिट। एक सेकंड में विदिन अ माइक्रो सेकंड देवर इवेपोरेटेड, कुछ बचा ही नहीं उनका, हड्डी वड्डी कुछ भी। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत ही हार्मफुल होता है, राइट। इस चीज़ को आप समझ गए अच्छे से। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं नाउ। तो इसमें इस एरिया में क्या हुआ था, इतना डैमेज हुआ। आज भी जो चबोनिल एरिया है ना वहाँ पे अगर आप जंगलों में जाओगे तो आप देखोगे जो ट्रीज़ है ना, ट्रीज़ की प्लांट में ना इस तरह से गांठें बनी हुई हैं जो पहले नहीं थी। वहाँ पे जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, छोटे मोटे जो बच्चे हुए हैं अब तक, ठीक है, उन सबको ट्यूमर हो रखा है, उन सबको कैंसर हो रखा है, उन सबका कलर चेंज हो गया है, मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि डीएनए ऑल्टर हो गया है, ठीक। अब इसकी वजह से हेरिडिटरी चेंज होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन तो होता है वो चेंज हो जाता है, कैंसर हो जाता है इसकी वजह से। समझ गए? आगे चलते हैं। अब देखो ऐसा ही एक और इंसिडेंट हुआ था इंडिया में, दैट इज भोपाल डिजास्टर। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियर गैस तो नहीं निकली थी, बट यहाँ पे मिथाइलिन आइसोसाइनेट निकली थी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ था, एक प्लांट था, ठीक है, वो प्लांट में जो गैस थी वो लीक हो गई थी। पेस्टिसाइड का प्लांट था, वहाँ पे गैस रिलीज हो गई थी, लीक हो गई थी। उसकी वजह से 5 लाख लोगों को पॉइजनिंग हो गई थी ऑफ दिस गैस। उसमें 4000 लोग अराउंड मर गए थे, हालांकि इससे भी ज़्यादा लोग मरे होंगे, बट काफ़ी लोगों की बाद में भी डेथ हुई थी उसकी पॉइजनिंग की वजह से, एंड मैनी पीपल डाइड, ठीक है। बहुत ही टेरेबल दिन है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूपीएससी का भी थोड़ा सा फेवरेट होता जा रहा है ये। बायो रेमिडिएशन में हम क्या करते हैं, हमारे आसपास के एनवायरमेंट में जो भी पोल्यूशन होता है ना, उस पोल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज हो गए ठीक है, बैक्टीरियाज हो गए, एल्गी हो गई, इनको यूटिलाइज करके हम आसपास के पोल्यूशन को खत्म कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बायो रेमिडिएशन। तो हमारे आसपास कोई सॉइल है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, वाटर है एंड एयर है, इनको, इसमें जो भी पोल्यूटेंट है उनको अगर हम खत्म कर दें, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, दैट इज नोन एज बायो रेमिडिएशन, ठीक। आगे चलते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, इन सितु एंड एक्स सितु। अब इसको समझो, मान लो ये एक लैंड है, ठीक है, रुको, ये एक लैंड है, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ मान के चलो यहाँ पे ऑयल स्पिल हो गया है, ऑयल स्पिल मतलब पेट्रोलियम यहाँ पे फैल गया है, और ये जो मैंने ऐसे पार्ट हाईलाइट किया ना ये पूरा पोल्यूटेड हो चुका है, ठीक। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डाल दो, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप इस पर एक्ट करके इसका जो पोल्यूशन है इसको खत्म कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, काम करो, एक ट्रक को लेकर आओ, इस एरिया को ना, ये जो एरिया है इसको खोद दो, यहाँ पे गड्ढा कर दो, और इस ये जो सॉइल है इसको आप ले जाके कहीं दूसरे एरिया में रखो, फिर उसको ट्रीट करो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, या फिर बायो रेमिडिएशन में विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जब ये सॉइल ठीक हो जाए तो इस सॉइल को वापस जाके इस गड्ढे में वापस भर दो, ठीक है। तो जब हम इन सितु मतलब जहाँ पे इशू हुआ है वहीं पे उसको एड्रेस करें तो बोलेंगे इन सितु, जब उस एयर को बाहर ले गए, उस सॉइल को बाहर ले गए तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स सितु, सिंपल। अब आता है कंसेप्ट ऑफ बायो वेंटिंग। वेंट क्या होता है, बोलता है ना वेंटिलेशन हो, मतलब हम यहाँ पे एयर को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो एयर को इंजेक्ट कैसे कर रहे हैं, जिसको समझो बहुत अच्छे से। बेसिकली क्या होता है, एक लैंड है, उसमें ना नेचुरली कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, एल्गी होती है, ठीक है। एल्गी तो नहीं बोलेंगे, बैक्टीरियाज की बात करते हैं। बैक्टीरियाज एंड फंगस होते हैं जो पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं, पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट यहाँ पे ना एडिकेट एयर नहीं होती। भाई एक बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए एयर तो चाहिए ना, राइट। यहाँ पे एयर नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, जैसे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन से हम यहाँ पे नीचे बेसिकली एयर को प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। नॉट इंजेक्शन स्पेसिफिकली, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। यहाँ पे ना पाइप्स के थ्रू एयर प्रोवाइड करते हैं, तो अपने जैसे एयर आएगी ना तो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बढ़ जाएगी। जैसे ही पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया बढ़ेगा तो पोल्यूशन भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है बायो स्पार्जिंग। बायो स्पार्जिंग में क्या करते हैं, अगेन हम जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन इंक्रीज कर देता है। बायो सिमुलेशन आता है। बायो सिमुलेशन में ऐसा मान के चलो कि हम ना न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, एक बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट भी तो चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया। फिर आता है बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन में क्या करते हैं, हम सीधा जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना उनको ही इंक्रीज कर देते हैं। मान के चलो ये लैंड है, इस लैंड में 10 यूनिट ऑफ बैक्टीरियाज है, ठीक है, 10 बैक्टीरियाज हैं, और यहाँ पे पोल्यूशन आ गया काफ़ी। हमने क्या किया, ऊपर से ऐड कर दिया इसमें 100 और, अब हमारे पास टोटल 110 हो गए। ये 110 बैक्टीरिया जो हैं इस पोल्यूशन को खत्म कर देंगे, दैट इज बायो ऑगमेंटेशन। अब आते हैं हमारे एक्स सितु। एक्स सितु मतलब हम उस एरिया के लैंड की मिट्टी को खोद के बाहर ले गए। तो आगे कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हमने क्या किया, कंपोस्टिंग आपको पता ही है, जो डेड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं हम उसको उसमें बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, और उस बैक्टीरियल ग्रोथ को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर बायो रेमिडिएशन। देन कम्स लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग में क्या होता है, हम ना जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी को बाहर निकाल के ऐसे पाइल्स में इकट्ठा कर देता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में इसको बेसिकली इसमें जो बैक्टीरिया है उसको ऐड करते हैं, ऐड करके इसको टर्न करते हैं, टिल 10 टर्न वगैरह करके फिर इसको एज इट इज पड़े रहने देते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे पोल्यूशन खत्म हो जाता है हम इसको वापस डाल देते हैं। नाउ कम्स बायोपाइल्स। तो बायोपाइल्स इज अ काइंड ऑफ लैंड फार्मिंग ओनली, ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, हमने अलग अलग पाइल्स में इस तरह से सॉइल को इकट्ठा कर दिया है,
ठीक, आगे चलते हैं ना। बायो रिएक्टर, इसमें क्या होता है बेसिकली हम एक कंट्रोल सिस्टम से उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटिंग पोल्यूटेड मैटर एंड वाटर थ्रू कंट्रोल सिस्टम। तो इस तरह से ना बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, इस मशीन के अंदर हम सॉइल को डालेंगे, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ होती है, किसी में हम कुछ कंपोनेंट कोई केमिकल ऐड करते हैं, किसी में एक इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, किसी में अलग अलग मेटल्स को हम ऐड करते हैं, जिसकी हेल्प से विद सर्टन केमिकल रिएक्शन जो हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ने की वजह से बायो रेमिडिएशन भी बढ़ जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्जन ऑफ टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोरेमिडिएशन। देख लिया हमने, अलग अलग टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे हैवी मटीरियल्स होते हैं, अब हैवी मेटल्स। अब याद रखना, हैवी मेटल्स ना कंप्लीटली खत्म नहीं हो सकते विद द हेल्प ऑफ बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन क्या करता है, छोटा मोटा जो पोल्यूशन है, मान लो कोई ऑर्गेनिक मटीरियल हो गया, या फिर ये मान के चल सकते हो कि कोई पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ऑयल कोई फैल गया, इन सबके पोल्यूशन को तो खत्म कर देगा, बट काफ़ी बड़े बड़े हैवी मेटल जैसे हमारा कैडमियम हो गया, लेड हो गया, इसको कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकता। समझ गए। फिर आता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ना, जो बायो रेमिडिएशन के लिए यूटिलाइज हो रहे थे, हमने उनको जेनेटिकली इंजीनियर कर दिया और उनकी वो जीन्स जो जीन्स बेसिकली पोल्यूशन को कम कर रहे थे, उस जीन्स को इन्हांस कर दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो जो मान के चलो 10 बैक्टीरियाज अगर 100 यूनिट ऑफ पोल्यूशन को खत्म कर रहे थे, तो अब जेनेटिकली मॉडिफाई करके वो 10 बैक्टीरिया 1000 यूनिट ऑफ पोल्यूशन को खत्म कर देंगे। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। दी एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे जिसको हम तेरी बोलते हैं, उन्होंने काफ़ी इफेक्टिव बायो रेमिडिएशन प्रोसेस बनाया था। राइट, अब इन्होंने क्या बताया, ऑयल जैपर नाम की एक चीज़ बनाई थी, जो उस टाइम करंट अफेयर में थी, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट याद रखना ऑयल जैपर में क्या हुआ था, जो ऑयल स्लज होता है ना, ऑयल स्लज मतलब ऐसा मान के चलो स्लजी मतलब नॉट सॉलिड नॉट लिक्विड, एक स्लजी मटेरियल होता है, विस्कस मटेरियल होता है, जो ऑयल का होता है या फिर ऑयल का क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है ना वो। अब क्या हुआ, मान के चलो कोई एरिया है, वहाँ पे गलती से कच्चा ऑयल फैल गया, तो वहाँ पे पोल्यूशन हो जाएगा ना, वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे प्लांट एंड एनिमल। तो हमने क्या किया, वहाँ पे एक बैक्टीरिया ऑयल जैपर एक टेक्नोलॉजी है, उसमें हमने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया डाले, सो दैट वो जो बैक्टीरिया है इस ऑयल स्लज और इसको खत्म कर दे फ्रॉम दैट सॉइल। ठीक, आगे चलते हैं। अगेन अब 2010 का इंसिडेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट इसमें बता रखा है कि MV खालिसिया एंड MSC चित्रा नाम के शिप्स थे, जिसकी वजह से हमारा ऑयल स्पिल वगैरह हुआ था, एक्सीडेंट। तो ये सब चीज़ें बता रखी है। आगे चलते हैं। अब देखो, लेड का हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेड एंड एंटी नॉकिंग वाली चीज़। तो लेड की वजह से क्या होता है, दिमाग की प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी इशूज होते हैं। फिर कैडमियम वर्क एज रेस्पिरेटरी पॉइजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ मिस मत करना। कैडमियम क्या करता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो करता है। कैसे, ये हार्ट डिजीज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं इताई इताई या आउच आउच। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बोन्स एंड जॉइंट्स होता है उसमें दर्द होता है, बेसिकली पूरा टाइम इंसान आउच आउच करता रहता है, उसको दर्द इतना होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जो कैडमियम है उससे क्या होता है हमारा आउच आउच या इताई इताई। ठीक है, उसके अलावा मिनीमाता किससे होता है, मर्क्यूरी से, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। और लेड से क्या होता है हमारा, लेड से हमारा क्या हो रहा था, जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें इशूज आ रहे थे। तो यूपीपी से आपको ना ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉज इताई इताई, तो आपको पता होना चाहिए कैडमियम। या विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मिनीमाता, तो पता होना चाहिए आपको मर्क्यूरी। समझ गए, आगे चलते हैं। याद है मिनीमाता कन्वेंशन भी आपको याद होगी। आगे चलते हैं। सो फ्लोराइड पोल्यूशन, अगेन हमने देखा फ्लोराइड से क्या होता है, नॉकनीज वाला सिंड्रोम होता है। राइट, आगे चलते हैं। नाउ क्या होता है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट जो है 1981 का, उन्होंने बोला था कि कंट्रोल स्मोक एंड स्टैंडर्ड ऑफ डर्टीनेस बताया था आउट ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उन्होंने बेसिकली बताया कि कितना पोल्यूशन इज अलाउड। राइट, एक और देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने सुना होगा ना अजीनोमोटो। अजीनोमोटो क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हम खाने में डालते हैं एंड वो खाना उससे बहुत एडिक्टिव एंड टेस्टी सा बन जाता है, उसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलते हैं। ये एक सॉल्ट होता है जो ग्लूमेटिक एसिड से बना होता है, जिससे चाइनीज़ फूड बहुत टेस्टी लगता है, बट ये बहुत एडिक्टिव होता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, याद रखना। आगे चलते हैं। देन कम एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस एक ऐसी चीज़ है जिससे कैंसर होता है, तो आपको याद होना चाहिए, अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉज लंग्स कैंसर, तो कौन सा है, एस्बेस्टोस। मर्क्यूरी क्या करता है, ह्यूमन स्टमक को काफ़ी इफेक्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमें पॉइजनिंग करता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर। नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, कैंसर करता है, एंड सांसों से रिलेटेड जो सांस लेने में जो इश्यूज होते हैं वो क्रिएट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब किससे रिलीज होते हैं, स्टील इंडस्ट्री प्लांट से। नाउ एफ्लाटॉक्सिन्स, ये क्या है, पॉइजनस एंड कैंसर कॉजिंग केमिकल्स है, याद रखना। पूछे अगर एफ्लाटॉक्सिन्स क्या है, तो ये पॉइजनस है जो कैंसर कॉज करते हैं। यूजुअली हमें सॉइल में मिल जाएंगे, और अगेन ये क्या करते हैं, हमारे जो फूड चेन है ना उसमें इंक्रीज मतलब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं और हमको हार्म पहुंचाते हैं। देन कम्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। अब एक बात हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ इनऑर्गेनिक हो तभी वो पोल्यूशन क्रिएट करेगी, ऑर्गेनिक चीज़ें भी पोल्यूशन क्रिएट कर सकती हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक चीज़ें जब कुछ ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो हमारे अगर हमारी फूड चेन में घुस गए ना, तो हमें काफ़ी हार्म करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, सम ब्रोमाइड फ्लेम रिटार्डेंट्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ
persistent organic pollutant. अब कुछ नैनो पार्टिकल्स भी होते हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे नैनो पार्टिकल ऑफ जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड. इससे क्या होता है, ये काफ़ी हार्मफुल होता है, ये हमें सांस लेने में दिक्कत करते हैं और ये हमारी बॉडी को खराब कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लंग्स में बहुत दिक्कत आने वाली है. ठीक है, आगे चलते हैं. अब इसमें दे रखा है कि कितना माइक्रोन है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपको बस इतना पता होना चाहिए. अगर आपसे कल को पूछे यूपीपीसी से आपसे पूछे कि नैनो पार्टिकल ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड क्या करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमें लंग्स को हार्म करते हैं. किसको हार्म करते हैं? लंग्स को हार्म करते हैं. ठीक, आगे चलते हैं. अब देखो कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट सिंस पीवाईक्यू में आई है तो हमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है. एस्बेस्टोसिस इज अ क्रोनिक लंग्स डिजीज. अभी हमने देखा ना, एस्बेस्टोस से क्या हो रहा है, लंग्स डिजीज हो रही है, लंग्स कैंसर हो रहा है, राइट. इसमें क्या होता है, हम एस्बेस्टोस फाइबर को इनहेल कर लेते हैं और उससे हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं एंड इन सम केसेस हमें कैंसर भी हो सकता है. उस कैंसर को क्या बोलते हैं? मेसोथेलियोमा कैंसर. ठीक है, फिर आता है लालिना. इट रिप्रेजेंट्स पीरियड ऑफ बिलो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द ईस्टर्न सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक. बेसिकली इसमें क्या हुआ, जैसे हमारा हमने देखा था ना, ये ऑस्ट्रेलिया है. अगर आपको नहीं पता लालिना एलिनो क्या है तो प्लीज़ जाके इसको जो हमारी ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखना. ठीक है, तो एल नीनो एंड लालिना होगा बेसिकली. तो इसमें क्या होता है, एल नीनो में क्या होता है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया. तो एल नीनो में क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, राइट. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली इस वजह से रेनफॉल हो जाएगा और यहाँ पे सूखा पड़ता रहेगा. तो इसी तरह से क्या हो रहा है, हमारा अनयूजुअल टेम्परेचर चेंज हो रहा है. नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आता है वार्म करंट, उसकी वजह से आती है बारिश. एंड बाकी केसेस में क्या होता है, साउथ अमेरिका में क्या होता है, साउथ अमेरिका में बारिश नहीं आती, वहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, यहाँ पे कोल्ड करंट रहता है. आई नो आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, प्लीज़ जाके उसको देखना ज्योग्राफी वाली वीडियो में. एलिनो लालिना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. एंड एलिनो लालिना बहुत बड़ा मतलब फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, बहुत फेवरेट है. तो प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, उसको जाके वीडियो को देखो. नाउ मस्टर्ड सीड कैन बी ऑल्टर्ड बाय एग्रीमोन सीड्स. एंड एग्रीमोन मेक्सिकाना इज अ स्पीशीज ऑफ पॉपी फाउंड इन मेक्सिको. एडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल कैन कॉज एपिडेमिक ड्रॉपसी. ठीक है, अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यू. बस इतना याद रखना कि जो मस्टर्ड सीड्स है ना, वो ऑल्टर या फिर एडल्टेड मतलब सड़ सकती है बिकॉज ऑफ एग्रीमोन सीड्स. आगे चलते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वाटर कंजर्वेशन. हमें पता है कि मोर देन 70% ऑफ अर्थ सर्फेस इज वाटर. स्टिल हमें वाटर को प्रोटेक्ट करना पड़ा है, कंजर्व करना पड़ा है. क्यों? क्योंकि हमने वाटर को इतना डिटोरिएट कर रखा है. सबसे पहली बात तो जो ओशन में सॉल्ट वाटर, इट इज़ ऑफ नो यूज़. ठीक है, नॉट एब्सोल्युटली नो यूज़, थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें बहुत पैसा लगता है उसमें से वाटर को प्योर करने में, सॉल्ट हटाने में. और हमारा जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसमें से मेजॉरिटी तो ग्लेशियर में है या अंडरग्राउंड में है. अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है और लेक्स हमने सारी पोल्यूट कर दिए, रिवर्स हमने पोल्यूट कर दिए. तो बेसिकली हमें वाटर कंजर्वेशन करना ही पड़ेगा. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ पर आता है. वर्ल्ड वाटर डे कब बनता है? March 22. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये हमेशा रिपीट होता है एग्जाम्स में. नाउ जो वर्ल्ड वाटर डे है उसमें 2022 का दे रखा है. 2024 का थीम क्या है? लेवरेजिंग वाटर फॉर 2024. ठीक है, आगे चलता है. अब देयर वाज अ वेल नोन पर्सन नोन एज राजेंद्र सिंह. उनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. ही यूज्ड टू रन एन एनजीओ. एनजीओ क्या था? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम था तरुण भारत संघ. क्या नाम था? तरुण भारत संघ. उनको वाटर प्राइज भी मिला हुआ है और रावण मक्से से अवार्ड्स भी मिला हुआ है. ठीक है, आगे चलते हैं. पोल्यूशन कैसे होता है? एक जो पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली पोल्यूशन 2-3 टाइप के होते हैं. या तो वाटर का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हो गया है, तो टेम्परेचर में एक्सट्रीम होने की वजह से क्या होगा, जो फिश है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो खत्म हो जाएगी. या फिर क्या होगा, किसी न किसी तरह का केमिकल उसमें गया होगा या फिर किसी न किसी तरह के बैक्टीरिया उसमें गए होंगे, है ना. तभी तो हम वाटर को नहीं कंज्यूम कर सकते. यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आप देखो ना, तो बात ये है कि जो लेक्स है और रिवर्स है ना, वहाँ पे बैक्टीरियाज बहुत है. ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से आप, जैसे ई कोलाई टाइप के बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट्स है, जिसकी वजह से आप पानी को पी नहीं सकते. इसलिए क्या बोलते हैं हमेशा, अगर आपने देखा हो ना, मैन वर्सेस वाइल्ड आता था एक, तो वो क्या करता था, जब भी उसे कहीं पे पानी मिलता था तो सबसे पहले पानी को बॉईल करता था. बॉईल क्यों किया? 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादातर मैक्सिमम बैक्टीरियाज मर जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पानी प्योर हो जाता है. तो हम अगर हमें वाटर को बैक्टीरिया फ्री बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं. जैसे मान के चलो ये पानी का ग्लास है, इसमें कुछ बैक्टीरिया है. ठीक है, तो अगर आपने इस पानी के ग्लास को बॉईल कर दिया तो इसके बैक्टीरियाज मर जाएंगे. या फिर आपने क्या किया, इस पानी के ग्लास में बहुत एक्सट्रीम सॉल्ट डाल दिया, तो ज़रूरी थोड़ी ना सारे बैक्टीरिया सॉल्ट में भी सर्वाइव कर पाए, है ना. तो इस तरह से हम काफ़ी टेम्परेचर या अदर फिजिकल फैक्टर्स को चेंज करके हम जो हमारा वाटर है उसको फ्री बना सकता है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया. आगे चलते हैं. बाय अल्ट्रा वायलेट रेज एंड रेडियो एक्टिव आयन. अब एक बात समझना, जो हमारे घर में आरओ होता है ना, ठीक है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे चलता है, इसलिए उसको आरओ बोलते हैं. बट अब इस चीज़ को हटाओ. बेसिकली आजकल के आरओज आने लग गए हैं, आपने सुना होगा यूवी रेज वाली टेक्नोलॉजीज में यूटिलाइज होती है. तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, वो बेसिकली बैक्टीरिया को मार देती है. बैक्टीरिया अल्ट्रा वायलेट रेज में सर्वाइव नहीं कर पाता. तो इस तरह का ना आपका, जैसे मान लो वाटर कूलर है, यहाँ टैप होगा, यहाँ पे ना एक ऐसा डिवाइस होगा, यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है. अब इसके पास ना इस जगह पे
अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है इस तरह से, और ये जो भी पूरा पानी है इसको डिसइंफेक्ट कर देती है, ठीक है। इसी तरह से रेडियो एक्टिव आयन भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं। समझ गए, आगे चलते हैं। थ्रू ऑक्सीडेशन बाय केमिकल कंपाउंड्स ऑफ ओजोन, आयन एंड क्लोरीन। अब एक बात समझना, जैसे हमारा स्विमिंग पूल होता है, तो आपने देखा स्विमिंग पूल में से एक अलग सी स्मेल आती है, बिल्कुल ऐसे क्लोरीन जैसी स्मेल आती है अलग से। क्यों? क्योंकि हम ना जो स्विमिंग पूल है तो डेफिनेटली वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। जहाँ पे भी स्टेगनेंट वाटर है, पानी ठहरा हुआ है, वहाँ पे पानी खराब होना है। बट अगर मान लो पानी में बैक्टीरिया हो जाएंगे तो हम वहाँ पे स्विम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। और अगर मान लो अब हम जब तैरते थोड़ा बहुत पानी चला जाता है पेट में, तो वो उसके लिए भी हार्मफुल है। तो क्या करते हैं वो लोग ना, जो बेसिकली स्विमिंग पूल्स होते हैं उसमें क्लोरीन डाल देते हैं। उसी तरह से हम आयोडीन और ओजोन के कंपाउंड्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं पानी को साफ करने के लिए। अभी भी काफ़ी सारी म्यूनसिपैलिटीज़ में आपके घर में जो पानी आता है ना, वो क्लोरीन से साफ होकर के आता है पानी, ठीक है। टू मेक वाटर बैक्टीरिया फ्री, chloramine, that is NH2Cl, and chlorine dioxide is used. Chlorine gas and bleaching powder are used to make ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। समझ गए? तो क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये सब कंपोनेंट्स हो गए, ओजोन, आयोडीन वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये यूटिलाइज होते हैं वाटर को पोल्यूशन से बचाने के लिए, बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए। तो आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट यूज्ड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर, राइट। अब आगे चलते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमने समझ लिया क्या होता है। बेसिकली एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें से एक तरफ से रेडिएशन निकलती है और सारे पानी को वो बैक्टीरिया फ्री कर देती है। तो क्या होता है ना, बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में जो भी बैक्टीरिया जो इंसेक्ट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें उनको केमिकल ऐड नहीं किया, क्लोरीन ऐड नहीं किया। वो आप क्लोरीन वाला पानी पियोगे तो हेल्थ तो खराब होगी, है ना। तो यहाँ पे हमने कोई केमिकल ऐड नहीं किया, कोई भी फिजिकल चेंज नहीं किया, ना बॉइल किया ना कुछ, जैसा पानी एज इट इज वही रखा, बस उसको यूवी रेज के थ्रू आपने जो बैक्टीरिया है उनको मार दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ तरीके दे रखे हैं जिसके थ्रू हम पानी को प्योर कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसमें एलम होता है ना, फिटकरी बोलते हैं। तो अगर आपने मानो ये आपके पास एक ग्लास है, इसमें ना पानी और में मिट्टी है, ठीक है। आप क्या करो, उसमें फिटकरी डाल दो, एलम डाल दो। अब क्या होगा, थोड़ी देर में यू विल सी एलम और जो डस्ट पार्टिकल है ना वो सबके सब नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, प्योर वाटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलता है। फिर आता है क्लोरिनेशन टैंक। इसके बाद हम क्लोरिनेशन टैंक में हमने समझ लिया, क्लोरिनेशन टैंक इज वन ऑफ द फैक्टर जिसमें क्लोरीन को हम ऐड करते हैं सो दैट जो भी हमारे इन्फेक्टेंट्स, जो भी हमारे बेसिकली इंसेक्ट्स हैं या फिर बैक्टीरिया है, वो सब मर जाए। देन कम सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर भी एक टाइप का फिल्टर होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जैसे मान के चलो ये एक जार है, ठीक है। इसमें ना अलग अलग लेवल की सैंड होगी। यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स होंगे, इसके ऊपर थोड़े और छोटे छोटे स्टोन्स होंगे, फिर और छोटे स्टोन्स होंगे, फिर सैंड होगी, ठीक है। और आप यहाँ पे ना पोल्यूटेड पानी डाल दो। अब क्या होगा, जो भी पोल्यूटेड पानी है ना, उसमें जो भी कंपोनेंट है, जैसे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया के पार्टिकल्स हैं, वो इस पूरे सैंड में रह जाएंगे और नीचे से क्या होगा, हमारा प्योर वाटर आ जाएगा बाहर। एनसीईआरटी में पढ़ा था ना बचपन में, ये सब चीज़ें। फिर आता है कार्बन फिल्टर, ठीक है। तो कार्बन फिल्टर क्या करता है, अब तक जो क्लोरीन से जो भी एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड हुआ ना, उस क्लोरीन को ये हटा देगा, ठीक है। देन माइक्रो फिल्टर, और अगर कुछ बचा हो तो उसको भी हटा देगा। यूवी डिसइंफेक्शन अगर हम करें तो यूवी डिसइंफेक्शन में क्या होता है, जो भी हमने अभी भी अगर कोई बैक्टीरिया बचा है, यहाँ से भी पास होकर के अगर कोई बैक्टीरिया बचा है तो यूवी रेडिएशन से तो पक्का का पक्का मर जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस वाटर बॉटल को पैक कर देते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल वाटर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, बहुत अच्छी तरह से आपने क्लीन किया है। कभी भी अगर आप कहीं बाहर जाओ ना, किसी ऐसे एरिया में जाओ, जैसे यूजुअली पहाड़ों पर चले गए या फिर किसी ऐसे जहाँ पे बहुत टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे ना आप आसपास के पानी के सोर्सेज पे इतना बिलीव नहीं कर सकते। कोई लेक है, यूजुअली आज के टाइम पे इंडिया में कोई लेक नहीं बची तो जो साफ सुथरी हो। तो कभी भी जस्ट मेक दिस रूल, कभी भी किसी अननोन रिवर या लेक में से पानी नहीं पीना है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है एंड आप इतने भी फिट नहीं हो कि उन बैक्टीरिया को आप सर्वाइव कर पाओ, है ना। हम गोलगप्पे वगैरह खा ले बारिश में तो ही हमारी तबियत खराब हो जाती है, तो फिर उसको कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपको क्लीन वाटर मिले, या तो आरओ का पानी, फिल्टर का पानी, या फिर अगर वाटर बॉटल हो तो वही पीना, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। एक इंसिडेंट बता रखा है कि आर्सेनिक पोल्यूशन हमें कोलकाता में देखने को मिला, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें आर्सेनिक पोल्यूशन था। आर्सेनिक से क्या होता है ये सब हम देख चुके। नाउ कम्स नेशनल वाटर मिशन। तो नेशनल वाटर मिशन में हमारा फोकस किया है कि हम जो वाटर है ना, जो भी वाटर बॉडीज है उनको प्रोटेक्ट करें, उनका जो मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर उस पर फोकस करें। होता क्या है ना, हमारे आसपास जो भी नदी होती है, लेक होती है, हमारे म्यूनसिपैलिटी में जितना भी वेस्ट है ना वो नदियों में ही जाता है। अब एक खुद सोचो ना, अब नदी है, नदी में आप लिटरली सीवर का वेस्ट डाल रहे हो। कैन यू लेजिट थिंक कि सीवर का वेस्ट डालने वाला पानी को पी सकते हो किसी जन्म में? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना ऐसे प्लांट्स बनाने चाहिए जो वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करें। जो बेसिकली जो वेस्ट है ना, जो भी मान लो सीवेज आया, तो सीवेज में से जो भी कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स यूटिलाइज हो सकते हैं एज मैन्योर, उसको अलग निकालने और उसको पहुंचा दे फील्ड तक। बचा हुआ इसमें से जो भी पानी है उस वाटर को डिसइंफेक्ट करके, अगेन ये जो यूवी रेज वाला जो भी फैक्टर है, इन सबको यूटिलाइज करके वो पानी को वापस डिस्चार्ज कर दे रिवर में, तब तो ठीक है। हम क्या करते हैं, एज इट इज जितना भी सीवर होता है, गंदा नाले का पानी होता है, वो सबका सब हमारे रिवर्स में चला जाता है, राइट। तो हम नेशनल वाटर मिशन में इस चीज़ को एड्रेस करना चाह रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, नेशनल वाटर मिशन में कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम रिवर्स को इंटरकनेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। एंड दिस वाज द PYQ ऑफ 2000, आई कैन रिकॉल मे बी 2019 और 20 इन यूपीएससी, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसमें हमारा फोकस क्या है कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, मतलब हम सारी जो भी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स है, वेदर इट्स अंडरग्राउंड वाटर, वेदर इट्स लेक, वेदर इट्स रिवर्स, इन सबको प्रोटेक्ट करें। एंड वी शुड मेक श्योर कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो, हर किसी को वाटर मिले, रिसोर्सेज सबको अच्छी तरह से मिले, राइट। इससे कुछ एम्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें बोल रहे हैं कि ना प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन ऑगमेंटेशन, देन फोकस और अटेंशन ऑन ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट होता है वहाँ पे फोकस करें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ पे पोल्यूशन को एड्रेस करें, बेसिकली जहाँ पे जो इशू है उस चीज़ को एड्रेस करें। इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20%, प्रमोशन ऑफ बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉम्प्रहेंसिव वाटर डेटा बेस इन पब्लिक डोमेन। मतलब हमें अगर डेटा नहीं है ना हमारे पास तो हम पॉलिसीज ही नहीं बना पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कहाँ पे कितना पोल्यूशन है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कौन सी चीज़ें पोल्यूशन को कर रही है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि पॉलिसी क्या बनानी है। इसी तरह से जो डेटा होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नाउ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये एक्ट कब आए थे याद रखना, ये आया था 1974 में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये ईयर वगैरह पूछते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ हमने देखा अभी तो वाटर कंजर्वेशन ह्यूमन बीइंग का, वाटर कंजर्वेशन का एक तरीका होता है जो प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। तो वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या है? पानी को बचाओ, वेस्ट मत करो। तो डेजर्ट में क्या होता है, वाटर की बहुत कमी होती है, तो वहाँ पे जो भी प्लांट्स होते हैं ना उनकी लीव्स क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाती है। लीव्स मॉडिफाई हो जाती है नीडल्स टाइप कांटों में, ठीक है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पाइंस, ठीक। अब बेसिकली जो कांटे होते हैं ना, जैसे आपके कैक्टस होता है, इस तरह का कैक्टस होता है, ठीक है, और इसमें ना इस तरह के कांटे वाटे होता है, राइट। तो क्या होता है, इसमें लीव्स नहीं होती, कांटे होते हैं। वाई सो? क्योंकि जो लीव्स होती है ना, लीव्स करेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन जो भी वाटर है वो पानी का, जो भी वाटर है वो प्लांट का चला जाएगा, राइट। अब आप खुद सोचो, कैक्टस के पास तो पानी ही नहीं है ना इतना, डेजर्ट में तो पानी नहीं है, बचा कुछ पानी में चला गया फिर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में, कांटों में चेंज हो जाती है, सो दैट अब कांटों में से तो नहीं होगा रेस्पिरेशन, वो ट्रांसपिरेशन, राइट। इस तरह से क्या होता है, वो वाटर को प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। उसके अलावा क्या होता है, जो भी कैक्टस होता है इसमें काफी वैक्सी होता है। एलोवेरा देखा, एलोवेरा, एलोवेरा के अंदर जेल होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि एलोवेरा भी थोड़ा आप ये बोल सकते हो ऐसी स्पीशीज है जो थोड़ा डेजर्ट्स टाइप वाले एरिया में मिलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स, ठीक। जीरोफाइट्स मतलब जो गर्म जगहों पे पैदा होने वाले प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो जीरोफाइट्स होते हैं ना, उसमें वैक्सी इनका गूदा होता है, मतलब इसके अंदर ना वैक्सी इनके अंदर पानी जेल जैसा होता है, ठीक है। आगे चलता है। फिर आता है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। तो 2001 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने निकाला था, ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ, इस जो प्लान है इसको हमने मर्ज कर दिया था विद वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो हमने क्या किया, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान एंड नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को एक ही प्लान में बना दिया, दैट इज नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके अंदर हमने काफी सारी लेक्स को प्रोटेक्ट किया है, तो इस लेक को बस रीड आउट कर लो, ठीक है, रीड आउट कर लेते हैं केवल, बाकी बहुत रटने की जरूरत नहीं है। तो डल लेक तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, तो मैं पता ही है ऑलरेडी, इसमें तो कुछ नया ताज़ा नहीं है, ठीक है। फिर चन्नापटना लेक हसन कर्नाटका, बेलंदूर लेक कहाँ पर है हमारी, बेंगलुरु। तो बेल से हम बेन से याद हो जाएगा, ठीक है, ये बेल हो गया, ये बैन हो गया, इस तरह से याद कर लेना कि बेंगलुरु में। फिर हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी लेक है, सागर, रानी तालाब, शिवपुरी लेक, ठीक। महाराष्ट्र में कौन सी, पोवाई लेक, अजमेर में है पुष्कर लेक, राइट। उदयपुर में, ये सब राजस्थान की है, ठीक। उदयपुर में क्या है, लेक पिचोला। माउंट आबू में क्या है, नक्की लेक। आगे चलते हैं। तमिलनाडु में कौन सी, ऊटी एंड कोडाई कनाल। उत्तराखंड में कौन सी, भीमताल है, खूरपताल है, नैनीताल है, नौकुचिया ताल है। झांसी में लक्ष्मी ताल। फिर उत्तर प्रदेश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार मार्क करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोवर्धन में कौन सी है, मानसी गंगा लेक है, एंड गोरखपुर में कौन सी है, रामगढ़ ताल लेक है। तो ये हमारी 2 लेक्स है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। तिरुवनंतपुरम केरला में कौन सी, वेलियाकुलम। नागालैंड में है ट्विन लेक। उड़ीसा में है बिंदु सागर लेक। त्रिपुरा में है लक्ष्मी नारायण बारी लेक। कोलकाता में है रविंद्र सरोवर। दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल, कोलकाता एंड दार्जिलिंग का है, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे एक मिहिर लेक भी है। बिहार में है मोती लेक। नाउ बिहार में ना कुछ एक्स्ट्रा लेक ऐड हुई है जिनका बीपीएससी है, वो उस चीज़ को प्लीज मेंशन कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो कुछ और लेक्स भी इसमें ऐड हुई है, नागी नटकी एंड कुशेश्वरस्थन, बरेला एंड कबड़ताल, दीज आर इंपॉर्टेंट लेक्स, ठीक। इसमें हमारी कुछ और लेक्स भी जो लेटर ऑन इसमें इंक्लूडेड की गई थी, जैसे कि सुखना लेक ऑफ चंडीगढ़, बोझ इन मध्य प्रदेश एंड पिचोला लेक ऑफ उदयपुर, ठीक है। इसको वेटलैंड हमने डिक्लेयर किया एज अ नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, बट इसमें याद रखना कि चिलिका लेक है वो नहीं है इसमें कवर्ड, ठीक है। अब इस प्लान का मोटिव क्या है, इस प्लान का बेसिकली इतना सा मोटिव है कि जो भी हमारी लेक्स है ना, सेमी अर्बन या फिर अर्बन एरिया में, वो पल्यूट हो रही है। क्यों पल्यूट हो रही है, डेफिनेटली वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, हार्मफुल केमिकल इंडस्ट्री से ऐड हो रहा है, सीवेज ऐड हो रहा है ना। उसके अलावा हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन इतना कर दिया, वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इन सारी लेक्स को इस प्लान के तहत प्रोटेक्ट करने की बात करी है, ठीक है। सो दैट्स इट, वी आर फाइनली डन विद एनवायरमेंट।
एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसमें ना अब तो हमने स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया जो पीवाईक्यू बेसिस पे था। अब आपको ना यहाँ से अकल आनी चाहिए कि ओके यहाँ पे लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे यूपीपीसीएस लेक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, यूपीपीसीएस डेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, टर्म से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दैट मीन्स जो करंट अफेयर है ना आपके लिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि जाके जो करंट अफेयर कंपाइलेशन है उसमें से जो भी इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है ना उसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपने नहीं लिया है जो भी करंट अफेयर की कंपाइलेशन है तो प्लीज़ जाके उसको ले लो। इट एंड बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है, मैंने उसको पर्सनली पूरा देखा है, अमेजिंग ऐप, टॉप नॉच क्वालिटी है। तो जस्ट ट्राई करो, उसको देखो, उसको रिवाइज करो। तो व्हाट इज़ योर होमवर्क नाउ? हमने स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर कर लिया, तो स्टैटिक पोर्शन तो आप यहीं से रिवाइज कर लो। अपने सामने पीडीएफ रखो, ठीक है, पीडीएफ विल बी गिवन टू यू, पीडीएफ रखो, वीडियो को देख देख के उसको रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो अगर अपने उसमें अंडरलाइन कर रखा है तो उससे रिवाइज कर लो। प्लस अपना जो करंट अफेयर है उसे थॉरो लेना, करंट अफेयर को बार 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 रिवाइज करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिना घुमाए फिरे डायरेक्ट, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड इफ यू एवर नीड माई हेल्प, कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें आई कैन हेल्प यू, प्लीज रीच out to me. I am always there for you. It has been such a beautiful journey. Thank you so much for giving me this opportunity. Take care. All the best.